अच्छा देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज कर स्क्रीन शेयर कर। यस मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो हम लोग का कॉस्ट बुक कीपिंग जो चल रहा था वो तो कंप्लीट हो गया लास्ट क्लास में। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, दैट इज यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। ठीक है, यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। तो ये दो अलग अलग टॉपिक है बेसिकली। ठीक है, यूनिट कॉस्टिंग एक अलग कंसेप्ट है, बैच कॉस्टिंग एक अलग कंसेप्ट है, और जॉब कॉस्टिंग भी होता है, वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने ये नाम चैप्टर का इस हिसाब से दे दिया यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग, लेकिन दो अलग कॉस्टिंग का मेथड हो जाएगा। ठीक है, मतलब दो अलग कंसेप्ट हो जाएगा। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि यूनिट कॉस्टिंग क्या होता है। ठीक है, तो यूनिट कॉस्टिंग जो है बेसिकली जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं कॉस्ट शीट वगैरह, उसका कंसेप्ट रहने से हमें पता चल सकता है कि यूनिट कॉस्टिंग क्या होता है। यूनिट कॉस्टिंग का मतलब क्या हो गया? कॉस्टिंग का मतलब है किसी भी प्रोसेस में, ठीक है, क्या हमारा कॉस्ट इनकट हुआ है वो आइडेंटिफाई करना, क्या एक्सपेंस इनकट हुआ है। यूनिट कॉस्टिंग का मतलब हो गया कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका एक यूनिट का प्राइस क्या है। अब यूनिट हर एक क्या क्या हो सकता है, किलो में हो सकता है, यूनिट जो है पीस में हो सकता है, ठीक है, यूनिट जो है कुछ और हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट कॉस्टिंग। ठीक है, जैसे देखो यूनिट कॉस्टिंग मतलब कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो एक ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स के अंदर सपोज यहाँ पर मान लो ये बॉक्स में मान लो 10 पीसेस चॉकलेट है। ठीक है, 10 पीसेस चॉकलेट है, और हम लोगों ने ये बॉक्स पूछा मान लो दुकानदार से कि इसमें ये अगर पूरा बॉक्स खरीद ले तो इसका प्राइस क्या होगा। मान लो उसने बोल दिया ये पूरा बॉक्स का प्राइस जो है वो हो जाता है सपोज 1500। ठीक है, 1500 बोल रहा है। ठीक है, 10 पीसेस चॉकलेट है। इसका मतलब हम लोग यहाँ से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक एक पीस चॉकलेट का प्राइस क्या है। ठीक है, तो एक एक पीस चॉकलेट का प्राइस क्या आ गया, 1500 डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाता है कितना, सॉरी 10 कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 150 रुपीज करके। ठीक है, एक एक पीस चॉकलेट का प्राइस आ गया 150। इसको एक काम करते, इसको हम 100 कर देते, चलो 100 कर देते तो यहाँ पर 15 रुपीज करके हो गया, एक चॉकलेट का 15 रुपीज करके हो गया। ऐसे यहाँ पर 100 चॉकलेट है, तो अगर हम लोग पूरा बॉक्स खरीदते हैं तो हमें 1500 देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो हम लोग यहाँ से अच्छा, अगर हम लोग यहाँ से मान लो कि हम लोग दुकानदार को बोल रहे हैं कि हमें 100 पीसेस चॉकलेट तो नहीं चाहिए, हमें यहाँ से 10 पीसेस चॉकलेट दे दीजिए, तो 10 पीसेस चॉकलेट का प्राइस क्या हो जाएगा बोलो। अगर हमारे पास यहाँ पर टोटल 100 पीसेस चॉकलेट है इस बॉक्स में और 1500 इसका प्राइस बताया जा रहा है, तो हम लोग ये कैलकुलेट खुद से कर सकते हैं कि एक एक पीस चॉकलेट का प्राइस हो गया 50। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ से 10 पीस चॉकलेट मांगते हैं तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, ये हम लोगों ने खुद कैलकुलेट किया है। ठीक है, कि अच्छा पूरे एक बॉक्स अगर लेते हैं तो 1500, तो इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ से एक एक पीस का प्राइस हो गया 15 रुपीज एक पीस चॉकलेट का, तो अगर हम लोग 10 पीस चॉकलेट परचेज करते हैं तो हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा, अरे बोलो कितना पेमेंट करना पड़ेगा, ₹15 इंटू 10। ठीक है, 150 रुपीज हमें पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें दुकानदार पूछे, बोल रहा है कि नहीं 150 क्या दे रहे हैं, आपको देना है हमें 200 रुपीज। ठीक है, अगर दुकानदार ये बोल रहा है आपको हमें 200 रुपीज देना है, तो हम लोग उनसे पूछेंगे ना बाद में कि आप तो बोल रहे हैं कि इसमें 100 पीसेस चॉकलेट है, पूरा बॉक्स लेंगे तो 1500, हम 10 पीस ले रहे हैं तो मुझे 150 रुपए देना चाहिए, आप मेरे से 200 रुपए क्यों मांग रहे हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि इसमें जो चॉकलेट है ये सब एक ही जैसे चॉकलेट नहीं है, मतलब सबका प्राइस 15 रुपए करके शायद
शायद नहीं है, इसी वजह से हमारा प्राइस ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने कंसेप्ट इसीलिए बोला कि यूनिट कॉस्टिंग जो है वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट पे लगेगा, ठीक है। अगर इसके अंदर सारे चॉकलेट सेम काइंड ऑफ है, ठीक है, या फिर एक ही जैसा चॉकलेट है, तभी सारे चॉकलेट का प्राइस 15 रुपए करके होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें अलग अलग चॉकलेट है, ठीक है, अलग अलग चॉकलेट है और सारे चॉकलेट का प्राइस जोड़ के वो 1500 बना रखे हैं, लेकिन इसका मतलब तो जरूरी नहीं है कि हर एक चॉकलेट का इंडिविजुअल प्राइस 15 हो जाता है। जैसे वो सेलिब्रेशन पैक होता है ना, उसमें क्या रहता है, अलग अलग टाइप ऑफ चॉकलेट रहता है, जैसे कि 5 स्टार रहता है, डेयरी मिल्क रहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन अलग अलग रहता है, उतना पता है क्या क्या रहता है, मुझे उतना याद नहीं है, जेम्स वगैरह ये सब होता है। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो सेलिब्रेशन पैक का जो प्राइस है वो उसको अगर हम लोग नंबर ऑफ चॉकलेट से डिवाइड कर देंगे तो हर एक चॉकलेट का प्राइस इक्वल हो जाएगा, नहीं, क्योंकि उसमें अलग अलग टाइप ऑफ चॉकलेट है और अलग अलग टाइप ऑफ चॉकलेट का प्राइस इंडिविजुअली अलग है, ठीक है, और उसका टोटल एक प्राइस बता रखा है। तो इसका मतलब ये होता है कि यूनिट कॉस्टिंग जो है वो हमेशा आइडेंटिकल प्रोडक्ट पे होगा, मतलब एक ही जैसा प्रोडक्ट होगा तभी जाके हम लोग टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर प्रोड्यूस्ड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो मैन्युफैक्चरिंग पे लगेगा, तो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर प्रोड्यूस्ड कर सकते हैं। इसका मतलब यूनिट कॉस्टिंग हमेशा आइडेंटिकल प्रोडक्ट पे लग सकता है और जो डिफरेंट प्रोडक्ट है उस पे यूनिट कॉस्ट नहीं लगेगा। उसका ये प्रूव हो गया कि हम लोगों ने सोचा था 15 रुपए करके 10 चॉकलेट का पे कर देंगे, लेकिन ये तो ज्यादा मांग रहे हैं हमसे, ठीक है, क्यों ज्यादा मांग रहे हैं, इसका मतलब इसमें कुछ दूसरे तरह का चॉकलेट होगा जिसका प्राइस अलग है, इकट्ठा ये 1500 हो सकता है लेकिन इंडिविजुअली नहीं हो रहा है, इसका मतलब इस पे यूनिट कॉस्टिंग जो है अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। तो यूनिट कॉस्टिंग का मतलब होता है पर यूनिट पे कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना, लेकिन यूनिट कॉस्टिंग हमेशा तभी एप्लीकेबल होगा अगर सिमिलर काइंड ऑफ चीजों का हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन कर पाते हैं, तो ठीक है। तो यूनिट कॉस्टिंग क्या हो गया, यूनिट कॉस्टिंग का मतलब होता है आइडेंटिफाइंग, अगर इन शॉर्ट बोले तो आइडेंटिफाइंग द प्राइस ऑफ वन यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। एक फिनिश गुड्स जो बन के रेडी हुआ उसका एक यूनिट का कॉस्ट क्या है। अब वो जो यूनिट है वो हमारा कुछ भी हो सकता है, किलो भी हो सकता है, पर पीस भी हो सकता है, ठीक है। ओ ये क्या हो गया, ये क्या हो जाता है पता नहीं, स्पॉटलाइट ये, रुको सबका हो गया, मेरा वाला भी ऑन हो गया, इसको करना क्या है, एग्जिट करना होता है क्या, योर वीडियो विल नो लॉन्गर बी हाईलाइटेड फॉर एवरीवन इन द मीटिंग। अच्छा तुम लोग भी अपना वो एग्जिट कर लो, तो ये पता नहीं यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा रहा है कि स्पॉटलाइट जो है वो ऑन है, स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को, हेलो স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে তো, মানে অনেক সময় আবার এরকম হয় কি রেকর্ডিংটা হলো কিন্তু স্ক্রিনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিন্তু পরে রেকর্ডিং এ হয় না, তো এটা কি স্পটলাইট অন, এটা কি এক্সিট করা যাচ্ছে, ওখানে একটা অপশন আছে দেখো তো, এক্সিट कर लो तो আমি যেরকম করে নিয়েছি, सब कोई एग्जिट कर लो तो स्पॉटलाइट वाला क्या ऑप्शन दिखा रहा है, तुम लोग को भी दिखा रहा होगा या फिर मेरे से ही हो जाएगा, स्टॉप स्पॉटलाइटिंग, देखते इससे तुम लोग का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, देख लो।
अच्छा देखो अब ठीक है, मतलब स्क्रीन दिख रहा है तुम लोग को एज इट इज। मैंने ये सब स्पॉटलाइट जो है सब ऑफ कर दिया। यस मैम। देखो रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। अच्छा शेयरिंग भी ऑन है। अच्छा ठीक है, आई थिंक अब ठीक है। देखते हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाँ चलो हो रहा है। अच्छा फिर यहाँ पर लिखा है मैंने, तो आइडेंटिफाइंग द प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, ये हो गया यूनिट कॉस्टिंग। एंड यहाँ पर लिखते हैं एंड यूनिट कॉस्टिंग मेथड्स कैन बी applied where only a single product is being manufactured or a similar or आइडेंटिकल होगा तभी सब पे एक ही कॉस्ट एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होता है। और ए सिमिलर और आइडेंटिकल range of products being manufactured। तो अगर एक ही तरह का प्रोडक्ट होगा तभी हम लोग यूनिट कॉस्टिंग अप्लाई कर पाएंगे, जो कि मैंने अभी तुम लोग को यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ समझाया कि एक तरह का नहीं होता है तो सारी चीजों का प्राइस जो है वो इक्वल कैसे आएगा, ठीक है। तो यूनिट कॉस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट जो भी प्रोड्यूस होगा वो आइडेंटिकल होना चाहिए, क्योंकि हमें आइडेंटिकल कॉस्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हम लोग अपने मन से तो नहीं कर सकते ना, कि अगर यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ चीजें हैं तो प्राइस भी डिफरेंट होने चाहिए। तो यूनिट कॉस्टिंग तभी कोई भी मैन्युफैक्चरर अप्लाई कर सकता है अगर वो एक ही चीज प्रोड्यूस कर रहा है या फिर एक ही तरह का प्रोड्यूस कर रहा है, या तो सिमिलर हो, आइडेंटिकल हो, या फिर एक ही चीज हो, ठीक है, तभी जाके यूनिट कॉस्टिंग जो है एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब यूनिट कॉस्टिंग का मतलब तो हम लोगों ने समझ लिया कि क्या होगा, कि अगर हम लोग बहुत सारी चीजों को एक साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें एक चीज का प्राइस क्या है ये पता करने को ही हम लोग यूनिट कॉस्टिंग बोलते हैं। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखवा देते हैं। यूनिट कॉस्टिंग का मतलब बेसिकली हो गया कॉस्ट पर यूनिट आइडेंटिफाई करना, और वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ऊपर तो मैंने प्रोडक्शन का एग्जांपल नहीं दिया था, ये मैंने बोला था हम लोग परचेज करने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग तो कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन रिलेटेड बात होगा ना। तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इससे हम लोग का आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। तो ये कोई नया चीज नहीं है, बेसिकली देखो तो ये कॉस्ट शीट ही है, कुछ नहीं। अभी हम लोग कॉस्ट शीट की तरह ही करेंगे, एक दो क्वेश्चन है कर लेते हैं, कभी कभार पूछ लेता है। यूनिट कॉस्टिंग का मतलब कुछ ज्यादा बड़ा बात नहीं है, कॉस्ट शीट की तरह ही है। यूनिट कॉस्टिंग का मतलब हम लोग एक यूनिट का हमें मतलब पर यूनिट वाला कॉलम बनाना ही पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है, तभी जाके ये यूनिट कॉस्टिंग हो जाएगा। अच्छा कहाँ कहाँ होता है, कैसे इंडस्ट्री में होता है, लाइक यहाँ पर देखो पेपर इंडस्ट्री में होता है यूनिट कॉस्टिंग, ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री में होता है, स्टील इंडस्ट्री में होता है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स लिख दिया, अगर कभी भी कुछ थियोरेटिकली पूछ ले, नॉर्मली प्रैक्टिकली पूछता है इस चैप्टर से, तो ये सारे जगह पे हमारा जो है यूनिट कॉस्टिंग एप्लीकेबल हो सकता है। अब अगर हम लोगों का प्रोडक्शन करते हुए लॉस या फिर मतलब नॉर्मल लॉस या फिर एबनॉर्मल लॉस होता है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, जैसे हम लोग बाकी चीजों में करते हैं। नॉर्मल लॉस अगर देखो, लॉस प्रोडक्शन करते हुए यूनिट कॉस्टिंग के हिसाब से प्रोडक्शन करते हुए अगर हम लोग का लॉस होता है, लॉस दो तरह का होगा, या तो नॉर्मल लॉस या तो एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस होगा तो चार्ज टू कॉस्टिंग पीएल, क्योंकि वो तो हम लोग कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल लॉस हुआ तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल लॉस जो भी होगा वो हम लोग क्या कर सकते हैं, वो हम लोग पूरे यूनिट पे मतलब कॉस्ट पे चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज टू प्रोडक्शन, चार्ज टू प्रोडक्शन, ये सेम कंसेप्ट ही रहेगा जैसे अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। बेसिक का क्वेश्चंस देख लो या मटेरियल देख लो, जो भी देख लो, ठीक है। नॉर्मल लॉस जो होता है वो कस्टमर से हम लोग रिकवर करवा सकते हैं, बट जो एबनॉर्मल लॉस होता है वो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस्टिंग पीएल में राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है, लॉस बोल के। अब देखते हैं यूनिट कॉस्टिंग का क्वेश्चन कैसा होता है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन होता है। यहाँ पर देखो दे रखा है, क्या बोला है, द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड
to manufacture of a standard product during 4 week ended 28th Feb। बोल रहा है कि 4 वीक का एक डेटा दे रखा है, वीक एंड होता है 28th of Feb को। रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, मशीन आवर्स वर्क, machine hour rate, office overhead 10% of works cost, selling distribution overhead 20 per unit, units produced and sold, unit produced and sold बोल रहा है 10,000 यूनिट और 120 करके बिकता है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द कॉस्ट पर यूनिट, ये होता है यूनिट कॉस्टिंग। ये तो नॉर्मल कोई भी क्वेश्चन हमारा ऐसा आ सकता है कि पूछ दिया कि कॉस्ट पर यूनिट बताओ ये प्रोडक्शन का फॉर एंड प्रॉफिट फॉर 4 वीक एंडेड ऑन 20th Feb। बेसिकली हमें क्या बनाना पड़ेगा, कॉस्ट शीट। अगर ऐसा हमें बोल दिया तो क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो उसमें हमारा पर यूनिट का कॉलम रहना चाहिए, तभी जाके ऑटोमेटिकली हम लोग का कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। तो यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, कितने क्वांटिटी के लिए हम लोग ये वाला कॉस्ट शीट बना रहे हैं। गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून मैम। भी बना दिया मैंने ताकि रिमूव ना हो जाए, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड चेक करते हैं कितना यूनिट प्रोड्यूस्ड हो रहा है। यहाँ पर दिया होगा 10,000 यूनिट के लिए हमें ये यूनिट कॉस्टिंग करके दिखाना है, ठीक है। 10,000 यूनिट लिख दिया मैंने, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, यूनिट प्रोड्यूस्ड। अब इसका कॉलम भी बना ले, ठीक है। कॉलम में हो गया, यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। ये यहाँ पर होना ही चाहिए, ठीक है। कॉस्ट शीट में जैसे कॉस्ट पर यूनिट हुआ नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट यहाँ पर टोटल से ज्यादा तो पर यूनिट ही हमें चाहिए ना, क्योंकि हमें यूनिट कॉस्टिंग करना है। और यहाँ पर अमाउंट, अमाउंट या फिर टोटल लिख दो, ठीक है। अमाउंट या फिर टोटल लिख दो, एक ही बात है। यहाँ पर लिखते हैं, पहले पर्टिकुलर्स भी लिख लेते हैं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, पहला जो खर्चा है, क्योंकि ये कॉस्ट शीट ही बनेगा, ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम, बस तुम लोग को इतना ध्यान रखना है कंसेप्ट का कि एक ही तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी जाके उसको हम लोग यूनिट कॉस्टिंग भी बोल पाएंगे, अदरवाइज नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 4 लाख, डायरेक्ट वेजेस 2,40,000, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 4 लाख। ओ, पर यूनिट में लिख दिया गलती से, यहाँ पर हो जाएगा पर यूनिट कितना हो जाएगा, 10,000 के लिए 4 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख तो 40 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर ऐड करेंगे डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। तो डायरेक्ट वेजेस कितना बताया है, 2,40,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 2,40,000 और ये कितने यूनिट के लिए 10,000, यानी यहाँ पर हो जाएगा 24। अब हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। तो नया कुछ नहीं सीखना है, बस कंसेप्ट अलग है। 64 और यहाँ पर हो गया 6,40,000, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे, अगर कोई फैक्ट्री ओवरहेड है, फैक्ट्री ओवरहेड तो है, मशीन का बात बोल रखा है, 3,200 आवर्स मशीन चला है, मशीन आवर्स रेट है 40 रुपीज करके, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड बोल के लिख सकते हो, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमें इंफॉर्मेशन दे रखा है कि जिस तरह से फैक्ट्री ओवरहेड यूज हुआ है, यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड है मशीन के ऊपर 3,200 आवर्स एट द रेट ऑफ 40 रुपीज करके, तो यहाँ पर यूनिट में तो 40 आ जाएगा और ये मल्टीप्लाई करने से ये हो गया 1,28,000, ठीक है। ये टोटल करने से आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट, ये हो गया 104 रुपीज और ये वाला अमाउंट हो जाएगा 7,68,000। अब यहाँ पर ऐड कर देंगे ऑफिस एंड, अच्छा पहले देख तो लेते हैं कि नहीं, हाँ ऑफिस ओवरहेड है 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, तो ऑफिस ओवरहेड 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट मतलब 7,68,000, तो 10% करने पे यहाँ पर हो जाएगा 76,800 और ये डिवाइडेड बाय अगर 10,000 करेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा 7.6 हो जाएगा, तो 104 प्लस 7.6, तो ये वैल्यू हो जाता है 1170। ये मेरा 104 ये गलत आ गया क्या,
ओ ये तो मुझे यूनिट के हिसाब से करना चाहिए, मैंने ये गलत लिख दिया ना, तुम लोग भी कुछ नहीं बोल रहे हो। देखो ये तो यूनिट के हिसाब से होना चाहिए, यहाँ पर 1,28,000 का टोटल खर्चा है, 40 तो मशीन आवर रेट है, यूनिट के हिसाब से कितना आएगा, 1,28,000 डिवाइडेड बाई 10,000। तुम लोगों ने भी कुछ नहीं बोला, 12.8 होगा ना, कंसेप्ट तो गलत हो जाता है, फिर हमें यूनिट के हिसाब से चलना है कि यूनिट का कितना होगा। वैसे भी ये यहाँ पर नहीं लिख सकते, अगर कॉस्ट भी होता नहीं लिख सकते, ये तो मशीन 1 घंटा चलने पे 40 रुपए का खर्चा है, तो वो खर्चा हमारे पर यूनिट पे कितना आता है 12.8, तो प्लस 64, तो यहाँ पर हो गया 76.8 और उसमें 7.6 का एडिशन, तो 84.4 हो जाएगा। ये 76.8 और 7.68 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 84.48, ठीक है, 84.48, और ये ऐड करने से कितना आता है, ये ऐड करने से आ जाता है 8,44,800, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें हमारा एडजस्ट हो जाता है फिनिश गुड्स जो है ओपनिंग और क्लोजिंग, तो निकल के आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब यही अगर हम लोगों ने यहाँ पर क्या बोला है, उतना ही हम लोग बेच दे रहे हैं जितना प्रोड्यूस्ड कर रहे हैं, यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, मतलब जितना यूनिट बना रहे उतना ही बेच रहे हैं, तो यही हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी होगा यहाँ पर, क्योंकि हमारा कुछ क्लोजिंग स्टॉक रह ही नहीं रहा है, तो जितना प्रोडक्शन किया उतना ही बेच दिया। अब ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना है 20 पर यूनिट। अब ये कितने पे लगेगा, 20 पर यूनिट बता दिया, यहाँ 20 लिख देंगे, क्योंकि हम लोग 10,000, ये हमेशा पर यूनिट जो है सोल्ड पे होता है, तो सोल्ड तो 10,000 है, तो यहाँ पर 2 लाख ही आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसे होता कि प्रोडक्शन हुआ है 15,000 यूनिट और बेच रहे हैं 10,000 यूनिट, तो ये पूरा कॉस्ट शीट 15,000 यूनिट के लिए बनता, बट यहाँ पर हमें 10,000 के ऊपर ही 20 दिखाना पड़ता, ठीक है, क्योंकि सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा अगर हम लोग सेलिंग पर यूनिट पे करते हैं, जितना यूनिट बेचेंगे उसी पे खर्चा करेंगे, बाकी पे नहीं करेंगे, तो इन दैट केस जितना बेचेंगे उसी पे लगाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 100, बोलो। কস্ট অফ গুডস সোল্ড যে ইউনিটটা হবে সেটা ধরে করবো, তাই তো? হ্যাঁ, যদি আমরা এখানে ধরো 15,000 ইউনিটের জন্য আমরা করতাম, 15,000 ইউনিট যদি আমরা প্রোডাকশন করেছি, ঠিক আছে, তাহলে আমার পুরো কোয়েশ্চেনটা 15,000 ইউনিটের জন্যই হতো, ঠিক আছে, আমি এখানে 15,000 ইউনিট দিয়ে সমস্ত ক্যালকুলেশন করতাম, কিন্তু সেলের এখানে এসে 10,000ই দেখাতাম, কারণ সেলিং ডিস্ট্রিবিউশন সেলিং পার ইউনিটের উপরই হয়, কি আমি যতটা সেল করব তার উপরই সেলিং এর খরচাটা করব, তাহলে এখানে ইউনিটটা আমাদের চেঞ্জ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ওই মানে গুডস এর অ্যাভেলেবল ফর সেল যেটা থাকবে সেখান থেকে ক্লোজিং স্টক অফ ফিনিশ গুডসটা বাদ দেওয়ার পর যে কস্ট অফ গুডস সোল্ড বের হবে, মানে সেটাই তো হ্যাঁ পরবর্তীকালে sell করা হবে, তো সেটা যতটা ইউনিটের উপর হবে তার উপর আমি সেলিং ডিস্ট্রিবিউশন লাগিয়ে দেবো আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর তার আগে পর্যন্ত আমি যতটা প্রডিউস করেছি ততটার জন্যই কিন্তু আমার মেটেরিয়াল লাগবে। আমি যদি 15,000 বানাই তাহলে আমার মেটেরিয়াল তো 15,000-এর জন্যই লাগছে, কিন্তু আমি যদি 15,000 না বিক্রি করে 10,000 বিক্রি করি তাহলে আমার 10,000-এর জন্য সেলিং ডিস্ট্রিবিউশন লাগবে। এবার 10 কি করে হলো, তার মানে 5,000 আমি ক্লোজিং এ রাখছি, তাই জন্য, তাই না? ইয়েস ম্যাম। 10,44,800 हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए, अब कंप्लीट हो गया, अब तो प्रॉफिट होगा, अगर सेल करते हैं प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, देख लेते हैं क्या बोला है, और सेलिंग प्राइस, ठीक है, यहाँ पर सेल्स लिख देते हैं, सेल्स देख लेते हैं कितना बोला है, 120 करके सेल हुआ है, तो यहाँ 120 हो जाएगा, तो 120 करके 10,000 यूनिट यानी कि 12 लाख, तो ये बैलेंस करेंगे तो प्रॉफिट पता चल जाएगा, प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 120, और ये हो गया हम लोग का 104.48, 15 रुपए 15.52, ठीक है, और इंटू 10,000 कर लेते, या फिर बैलेंस करके भी निकाल सकते हो, 1,55,200 का प्रॉफिट आ रहा है हम लोग का, ठीक है, एक यूनिट पे 15.52, टोटल इतना हो रहा है, बस यही करना पड़ता है हमें, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यूनिट कॉस्टिंग अगर कहीं पर भी आ जाए तो लोग कर सकते हो, सिमिलर टू कॉस्ट शीट ही होता है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, अब और एक तरह का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन, ये तो एकदम डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें डिटेल्स ज्यादा दे दे या फिर कुछ अलग डिटेल्स दे तो भी हम लोग कर पाएंगे। देखो कैसे ट्रीट करना पड़ेगा, बोल रहे हैं कि अथर्व फार्मर केयर বলছি একটু ব্যাক করুন একটু।
রাখতে আমার মধ্যে আবার স্ক্রিন শেয়ারটা হ্যাঁ ঠিক আছে। जो स्क्रीन वगैरह शेयर है तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, अच्छा देखो क्या बोल रहा है, अथर्व फार्माकेयर लिमिटेड प्रोड्यूस्ड ए यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एक ही तरह का चीजों का प्रोडक्शन ये लोग करते हैं, ठीक है, एंड हैज ए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 3000 यूनिट। तो बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इनका कितना है 3000 यूनिट पर वीक ऑफ 48 आवर्स, मतलब एक वीक में 48 आवर्स काम होता है, ठीक है, और 3000 यूनिट प्रोड्यूस्ड होता है, ये इनका कैपेसिटी बता रहा है कि ये ऐसा कर सकते हैं। From the records of the company, the following data are available relating to output and cost of 3 consecutive वीक। बोल रहा है कि यहाँ से कुछ डेटा दे रखा है, बोल रहा है कि किस चीज का डेटा दे रखा है, आउटपुट इन लोगों ने कितना प्रोड्यूस किया है 3 कंसेक्यूटिव वीक। पहला वीक जहां पर कितना प्रोड्यूस कर सकता है 3000 यूनिट, बट प्रोड्यूस कितना किया है 1200 यूनिट, ठीक है। दूसरा वीक वहां पर भी इनका कैपेसिटी 3000 ही होता है, बट इन्होंने किया है 1600, और तीसरा वीक इन्होंने 1800 यूनिट प्रोड्यूस किया है, ठीक है। और पहले हफ्ते में इन्होंने मटेरियल का खर्चा किया 9000, दूसरे हफ्ते में इनका खर्चा ज्यादा हुआ, ज्यादा प्रोडक्शन है तो ज्यादा होगा, मटेरियल 12000, उसके बाद 13500 हुआ। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ा मटेरियल का कॉस्ट भी बढ़ता गया, बढ़ेगा क्योंकि मटेरियल ज्यादा यूज हुआ है। डायरेक्ट वेजेस का खर्चा भी देखो सिमिलरली यूनिट प्रोडक्शन इंक्रीज होते होते ये भी बढ़ता गया, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड भी यहाँ पर दिख रहा है कि बढ़ रहा है, तो बढ़ना चाहिए वैसे भी, क्योंकि यूनिट अगर ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो खर्चा बढ़ेगा। अब हम लोग को करने क्या बोला है वो देख लेते हैं। ये तो हमें डिटेल्स दे रखा है, बोला क्या है करने के लिए, एज्यूमिंग दैट द कंपनी चार्जेस ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। बोल रहा है कि कंपनी अगर जो भी प्रोडक्ट बेचता है, बेचने वाले दाम पे अगर 20% का प्रॉफिट कमाता है सेल पे, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना चाहिए तुम लोग को, ये सेल पे बोला है, अगर सेल करके 20% प्रॉफिट कमाता है, फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट व्हेन द वीकली आउटपुट इज 2000 यूनिट। बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस बताओ कितना होगा अगर वीकली आउटपुट 2000 यूनिट है। तो ये तो एक बता दिया है कि इतना इतना इन्होंने प्रोड्यूस किया, लेकिन अगर किसी एक वीक में ये 2000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। तो सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो पहले ये पता करना पड़ेगा ना 2000 यूनिट बनाने के लिए हमारा क्या क्या खर्चा होगा। तो क्या खर्चा हो सकता है, मटेरियल का होगा, वेजेस का होगा और फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि हमारे पास तो तीन ही डिटेल्स दे रखे, तो हम लोग तीन डिटेल्स को यूज कर सकते हैं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ cost and selling price for 2000 units of output। Particulars cost per unit और total cost। अच्छा, अब हम लोग देख रहे हैं, हम लोग 2000 यूनिट ही बनाए हैं और 2000 यूनिट का ही हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करके देना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कैसे करके रॉ मटेरियल का खर्चा कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग को पता है कि मटेरियल एक वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है, और ये है होना भी चाहिए, फिर भी हम लोग एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि है कि नहीं ऐसा, ठीक है। ये देखो देखते हैं, देखो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि 1200 यूनिट प्रोड्यूस हुआ और मटेरियल का खर्चा हुआ 9000, तो मटेरियल का रेट कितना रहा होगा, कितना करके ये मटेरियल खरीदा गया होगा। 9000 का खर्चा हुआ 1200 यूनिट प्रोड्यूस करने पे, तो मटेरियल का खर्चा एक यूनिट का कितना रहा होगा बताओ। 7.5। 9000 डिवाइडेड बाय 1200 मतलब 7.5। अच्छा, नेक्स्ट चेक करो, अगर 1600 यूनिट पे 12000 का खर्चा हुआ होगा तो फिर कितना पर यूनिट हुआ होगा। तीनों को ही चेक करके देखो कितना आ रहा है। 7.5 years।
7.5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये कंफर्मेशन क्या मिला पता है कि ये हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट है। हम लोगों ने जैसे जैसे यूनिट बढ़ाया हमारा टोटल कॉस्ट बढ़ता गया, बट हमें तो पता है ना कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम ही होता है। हम लोग जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वही सेम मटेरियल ही यूज करें, कोई मटेरियल का चेंजेस है ही नहीं, क्योंकि हम लोग एक ही तरह का चीज बनाते हैं। अगर हम एक ही तरह का चीज बना रहे तो उसमें मटेरियल भी तो एक ही तरह का यूज होना चाहिए। तो 7.5 रुपए वाला मटेरियल हम लोग यूज करें, यानी ये जो 2000 यूनिट बनेगा इस पे भी हमारा मटेरियल कॉस्ट कितना करके आएगा, 7.5 करके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे, मटेरियल कॉस्ट हो गया यहाँ पर 7.5 और इस पे 2000 से इंटू कर दो, तो 2000 से इंटू करने से हो जाएगा 15,000। ठीक है, तो इसका हमें वर्किंग नोट बना लेना चाहिए। वर्किंग नोट देखते हैं, देखो यहाँ पर कि कितना हो रहा है मटेरियल कॉस्ट, कैसे कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ पर ही हो जाएगा, ये नीचे मुझे लगभग इतना जगह चाहिए होगा, यहाँ से करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना हो रहा है। यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट लेके हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि मटेरियल वेरिएबल होता है। वो तो मैंने तुम लोग को चेक करने के लिए बोला था, तुम लोग किसी भी एक जगह पे लगा के देख सकते हो। ठीक है, सारे पे कैलकुलेट करके देखना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि कंफर्म है कि मटेरियल का खर्चा हमारा वेरिएबल ही होता है, वो कभी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये 7.5 रुपए सभी के लिए आ जाएगा। ठीक है, तुम लोग कोई भी एक वीक के खर्चे पे अप्लाई करके देख सकते हो। सिमिलरली डायरेक्ट वेजेस का चेक करो, ये सॉरी 9,000 से क्यों मैंने एरो कर दिया। हाँ कत করে হচ্ছে কি হবে डायरेक्ट वेजेस 3 देखो 3 होगा, डिवाइड करके देख लो, हर जगह पे 3 होगा, मतलब डायरेक्ट लेबर को हम लोग 3 रुपीज करके पे करते हैं। ठीक है, तो ये लेबर का भी कैलकुलेट कर ले, 3 रुपीज पर यूनिट करके, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट ₹3। अच्छा ये 1200 कर देते हैं, ये 3600 होगा तब। हाँ तो यहाँ पर 3 रुपीज करके, तो डायरेक्ट लेबर यहाँ पर हो गया 3 रुपीज, तो 3 इंटू 2000 6000। अब हम लोग इसको टोटल कर देते हैं, प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट का एडिशन प्राइम कॉस्ट, और कोई वेरिएबल कॉस्ट तो था नहीं। तो ये हो गया 10,000 सॉरी 10.5 और ये हो जाएगा हम लोग का 21,000। ये प्राइम कॉस्ट हो गया। अब इस पे ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, अगर फैक्ट्री ओवरहेड है तो। हाँ बस एक ही तो खर्चा है फैक्ट्री ओवरहेड, और तो कुछ नहीं है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं पहले फैक्ट्री ओवरहेड, इसका भी हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। नॉर्मली फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो हम लोग का फिक्स नहीं होता है। ठीक है, मतलब फिक्स हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, फिक्स नहीं होता है ऐसा नहीं बोलना चाहिए मुझे, फिक्स्ड वेरिएबल कुछ भी हो सकता है या फिर दोनों का मिक्स्ड अप हो सकता है। पहले हम लोग कंफर्म कर लेते हैं कितना है। ये 1200 से इसको डिवाइड करके देख लो, अगर तीनों जगह पे सेम आ रहा है तो ये वेरिएबल है। ठीक है, मतलब यूनिट के हिसाब से लिया है, लेकिन नॉर्मली तो वेरिएबल नहीं होता है, मिक्स्ड अप होता है, फिक्स्ड और वेरिएबल का मिक्स्ड अप होता है। तो 31,000 डिवाइडेड बाय 1200 करने पे 25 पॉइंट, ये देखो 20 अलग अलग आएगा। और ये वाला देखो, ये नेक्स्ट वाला भी देख लो 33,000 कितना आ रहा है देखो 20.625 और 34,000 डिवाइडेड बाय 1800। ठीक है, तो ये आ गया 18.88। तो इससे ये कंफर्म हो गया ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा कॉस्ट है, तो ये चेंज होता जा रहा है। पर यूनिट जो चेंज होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट होता है, लेकिन ये फिक्स्ड भी नहीं है। क्यों, अगर ये फिक्स्ड होता तो यहाँ भी 31 होता, यहाँ भी 31 होता, यहाँ भी 31 होता, या फिर यहाँ भी 33 33 33, या फिर तीनों ही 34 34 34 होता। तो इसका मतलब ये वेरिएबल भी नहीं है, ये फिक्स्ड भी नहीं है, यानी ये सेमी वेरिएबल या फिर सेमी फिक्स्ड बोल सकते हो, दोनों का मिक्स्ड अप है। तो इसका कैलकुलेशन हमें कैसे करना चाहिए, हम लोग कैसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। देखो तो यहाँ पर ये जो कॉस्ट बढ़ रहा है पर यूनिट चेंजेस पे 1200 से 1600 यूनिट प्रोडक्शन होने पे जो कॉस्ट बढ़ा, ये कौन सा कॉस्ट बढ़ रहा है,
फिक्स्ड या वेरिएबल, क्योंकि इसमें दोनों मिक्स्ड अप है। ये तो हम लोग कंफर्म कर लिए ना। क्यों, देखो अगर ये सिर्फ फिक्स्ड होता तो सभी एक ही जैसा होता, और ये वेरिएबल नहीं है क्योंकि इसका पर यूनिट हर जगह पे सेम नहीं आ रहा है, तो ये मिक्स्ड अप है। तो अगर 1200 से 1600 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन यूनिट अगर हम लोग का इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग का जो कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है ये किस वजह से कर रहा है, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से या फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से? मेरा क्वेश्चन ये है। वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट की वजह से, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो उतना ही रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट तो यूनिट चेंज में चेंज नहीं होता है। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट हम लोग का पर यूनिट कितना आएगा। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर लिखेंगे चेंजेस इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ड्यू टू चेंजेस इन टोटल यूनिट। ठीक है, तो चेंजेस इन टोटल यूनिट, तो टोटल कॉस्ट में चेंजेस कितना आया अगर हम लोगों ने यूनिट अपना किस हिसाब से चेंज किया, देख लेते हैं। देखो अगर हम लोगों का खर्चा 33,000 हो गया, 33,000 हो गया 31,000 से, ठीक है, तो हम लोगों का यूनिट का क्या चेंजेस देखने को हमें मिला, 1600 से 1200, मतलब हम लोगों ने 400 यूनिट अगर ज्यादा प्रोडक्शन किया। ठीक है, अगर हम लोगों ने 400 यूनिट का ज्यादा प्रोडक्शन किया, क्योंकि इन दोनों का गैप 400 है, अगर हम लोगों ने 400 यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस किया, इन दैट केस हम लोग का खर्चा 4000 ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही होगा। अभी अभी मैंने पूछा ना कि अगर हम लोग का कॉस्ट बढ़ रहा है तो वो किस वजह से, वो वेरिएबल कॉस्ट। तो ये जो चेंजेस देखने को मिल रहा है यही हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होगा। यानी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना हो गया, ₹10 पर यूनिट। क्या ये हमें यही वाले दो डेटा से मिलने वाले हैं, अदर किसी डेटा से नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तुम लोग कोई भी कंपैरिजन देख लो, जैसे मैंने ये कंपैरिजन किया, तुम लोग अगर 1 के साथ 3 का करोगे तो भी सेम आएगा। कैसे, अगर हम लोग 1 और 3 का कंपैरिजन करें तो हम लोग को दिख रहा है कि हम लोगों ने 600 यूनिट ज्यादा प्रोडक्शन किया। ठीक है, और उस वजह से हमारे खर्चे का चेंजेस भी देखो कितना आ रहा है। यहाँ पर ये हो गया, नहीं ये 600 हो रहा है, 1800 माइनस 1200, हाँ 600 यूनिट, और खर्चे का चेंजेस कितना हो जाएगा, 34 माइनस 31, तो ये 3000 हो जाएगा। तो ये 10 तो नहीं आ रहा, ये क्या हो गया, सब तो सेम ही आना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पर 1200 से हम लोग का 1600, मैंने ये कैलकुलेशन तो सही किया है ना, 1600 मतलब 400, और ये हो गया 30, ये गलत किया है, ये देखो 33 माइनस 31, ये मैंने 4 लिख दिया, तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे। 33 माइनस 31, ये तो 2000 होगा ना, इसीलिए गलत आ रहा है। देखो ये 2000 होगा, तो 2000 डिवाइडेड बाई 400, 5 रुपीज करके आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखो हर जगह पे वैसे ही होगा, 1200 से 1800, 600 का यूनिट चेंजेस में कॉस्ट का हमारा चेंजेस हो गया 3000। अब ये 3000 डिवाइडेड बाय 600 करके देखो 5 रुपीज ही आएगा। ठीक है, क्या हम लोग ये दोनों के अलावा कुछ और नहीं ले सकते? ले सकते हैं ना। हम लोगों ने 1 2 देखा, 2 और 3 का भी चेंजेस देख लो तो भी तुम लोग का 5 रुपीज ही आएगा। तो यहाँ पर चेंजेस हो रहा है 200 यूनिट का। ठीक है, और खर्चे का चेंजेस हो रहा है 1000 का, तो फिर ये भी हो जाएगा 5 रुपीज। तो कैसे भी हम लोग क्यों ना कंपेयर करें, हमारा हमेशा वेरिएबल कॉस्ट है ना, तो वो सेम ही आएगा। तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट इसमें 5 रुपीज है। तो इसमें फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, तो टोटल, ये देखो कैसे निकालेंगे, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कितना दे रखा है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल टू फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड प्लस वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। ये तो हम लोगों ने खुद से कंफर्म कर लिया कि हमारे पास ये दो तरह का फैक्ट्री ओवरहेड है। ठीक है, उसमें से हम लोग का टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कितना है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम लोग कोई भी एक टोटल फैक्ट्री ओवरहेड ले सकते हैं, 31 ले लो, 33 ले लो, 34 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कैलकुलेशन 1200 और 1600 को लेके किया है, हम 31,000 ले रहे हैं। अगर मेरा फैक्ट्री ओवरहेड 31,000 है तो उसमें मेरा फिक्स्ड पोर्शन मुझे कैलकुलेट करना है, जो मुझे नहीं पता, फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, प्लस वेरिएबल वाला मुझे पता है। ये 31,000 फैक्ट्री ओवरहेड तब होता है जब हम 1200 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा 1200 यूनिट पे आना चाहिए, और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है 5 रुपीज करके, तो इनटू मैंने 5 कर दिया। ठीक है, तो 31,000 इक्वल टू फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ये हो जाएगा 6000। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कर देते हैं, 31,000 माइनस 6000, तो यहाँ पर हो जाता है 25,000। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड।
फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड 25,000। क्या हम लोग ये 31 के अलावा कुछ और लेके करेंगे तो भी हमारा इतना ही आएगा? इतना ही आना चाहिए ना फिक्स्ड ओवरहेड। चेक करके देखो तो हम लोग का क्या हो जाएगा। अगर हम लोग ये वाला लेते हैं, ठीक है, तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड 33,000, तो वेरिएबल 1600 पे हो जाएगा। 1600 इंटू 5 कर लो, 1600 इंटू 5 करने पे 8000 आ जाएगा प्लस फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। तो 8000 माइनस कर लो 33,000 से, तो भी हम लोग का 25,000 ही आएगा फिक्स्ड वाला पोर्शन, ठीक है, 25,000 आएगा। अगर हम लोग ये 34 लेके करते तो भी सेम कंडीशन होगा। देख लो 34 को अगर ले लेते हैं, 34,000 हम लोग का टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग को कैलकुलेट करना है। वेरिएबल कितना हो जाएगा 1800 इंटू 5, 1800 इंटू 5 तो ये हो गया 9000। अब ये 9000 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, 9000 लेस कर लो 34,000 से, तो भी तुम लोग का 25,000 आएगा। तो ये कंसेप्ट ना हम लोग को बजट में भी काम में आएगा। ये कंसेप्ट कि हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा सेमी वेरिएबल है कि नहीं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई भी चेंजेस यूनिट लेके हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड इनकेस टोटल कितना हो जाता है, यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग का हो जाएगा 2000 यूनिट के लिए। फिर कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिक्स और वेरिएबल दो पोर्शन लेना पड़ेगा। तो फिक्स पोर्शन तो 25,000 ही रहेगा, वेरिएबल पोर्शन 2000 यूनिट के लिए 2000 इंटू 5, यहाँ पर 10,000 यानी 35,000 हो जाएगा, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड अभी हम लोग कितने का कैलकुलेट करेंगे, हमारा जो आउटपुट है 2000 उसके लिए कैलकुलेट करेंगे। तो 2000 के लिए वेरिएबल का पोर्शन हो जाएगा 2000 इंटू 5 10,000, और फिक्स तो एज इट इज रहेगा हर एक जगह के लिए, तो 25। तो 35,000 हम लोग का यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड आना चाहिए। यहाँ पर लिख दिया मैंने 35,000, ठीक है। अब यूनिट में कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2000 करना पड़ेगा। 35,000 डिवाइडेड बाय 2000, तो यहाँ पर आंसर आता है 17.5। फैक्ट्री ओवरहेड का आंसर आता है 17.5। अब टोटल कर लेते कितना हो जाएगा 10.5, तो ये हो गया 28 रुपीज, और यहाँ पर हो गया 78 नहीं 58,000, ठीक है। ये फैक्ट्री ओवरहेड निकल के आ गया। अच्छा, इसके बाद और तो कोई खर्चा हमें नहीं बताया। अब हम लोग ऐड करेंगे सीधा इस पे प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट हो जाएगा, ये बोला है 20% ऑन सेल्स बोला है। अगर तुम लोग इसके ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो तुम लोग का आंसर तो आएगा बट गलत आएगा, ठीक है, क्योंकि सेल्स पे बोला है 20%, कॉस्ट पे नहीं। ये क्या है, ये कॉस्ट है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसके आगे कुछ डिटेल्स नहीं था, तो यही मेरा टोटल कॉस्ट हो गया। तो 20% ऑन सेल्स है, तो कॉस्ट के ऊपर कितना होगा, तो 20 मतलब कितना हो जाएगा। मैंने ये वाला चीज तुम लोग को आगे भी बहुत बार सिखा रखा है, ठीक है। फिर ये देखो यहाँ पर प्रॉफिट, कॉस्ट और सेल्स, तो प्रॉफिट बोला है 20 ऑन सेल्स, तो सेल्स का वैल्यू 100 मानेंगे। 20% ऑन सेल्स तो 20% ऑन 100, तो कॉस्ट हो जाएगा 80। तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना हो जाएगा, सेल 35 হবে কস্ট পার ইউনিট। 35। सही बात, 35 होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग कॉस्ट पर ये जो है प्रॉफिट लिख लेते हैं, तो प्रॉफिट हम लोग का कितना हो जाएगा 20/80, ठीक है। 20/80 के हिसाब से हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर लिख लेते हैं, ये देखो 20/80 मतलब 58,000 इंटू 20/80, तो ये हो जाएगा 14,000 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 7 रुपीज, तो ये हो गया हम लोग का 35। तो ये मेरा एड 6 है, 56,000 पे होना चाहिए, 56,000 14,000 आएगा, तो ये हो गया 70,000, ठीक है। ये जीरो लिखा है, 70,000 हो गया। तो बस यहाँ पर ये जो फैक्ट्री ओवरहेड हम लोगों ने कैलकुलेट किया, यही थोड़ा सा पॉइंट टू बी नोटेड था। बाकी मुझे नहीं लगता है कुछ मतलब खास है क्वेश्चन में, ठीक है, ये सब आसान आसान ही होता है। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये हम लोग का बैच कॉस्टिंग का आ रहा है। अच्छा, और एक क्वेश्चन है यूनिट कॉस्टिंग का, वो कर लेते हैं, फिर हम लोग बैच कॉस्टिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग को दिख रहा है, ये है यूनिट कॉस्टिंग का क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 क्या बोला है, देखो, वंडर लिमिटेड हैज अ कैपेसिटी ऑफ 1,20,000 यूनिट पर एनम एज इट्स ऑप्टिमम कैपेसिटी। ऑप्टिमम मतलब जो इनका मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 1,20,000 यूनिट पर एनम। डायरेक्ट मटेरियल 90,
डायरेक्ट लेबर 60, ओवरहेड बोल रहा है फिक्स्ड वेरिएबल, यहाँ पर बता दिया है। चलो सेमी वेरिएबल 20 लाख पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी एंड एन एक्स्ट्रा अमाउंट 4 लाख फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी और दैट और पार्ट देयर ऑफ द प्रोडक्शन इज मेड टू ऑर्डर एंड नॉट फॉर स्टॉक। ठीक है, प्रोडक्शन जो है ये बनता है टू इज मेड टू ऑर्डर एंड नॉट फॉर स्टॉक। तो नॉर्मली ये क्या हो गया ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, जॉब कॉस्टिंग भी जब हम लोग डिटेल्स में करेंगे तो हम बताएंगे। जॉब कॉस्टिंग में यही वाला पोर्शन होता है, मतलब कस्टमर डिमांड पे अगर काम होता है। सोचो जॉब कॉस्टिंग नाम नहीं पता है तो छोड़ो, ये लाइन देखो क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन इज मेड टू ऑर्डर एंड नॉट फॉर स्टॉक। मतलब कोई बोलेगा तभी प्रोडक्शन किया जाता है, नहीं तो नहीं किया जाता है, मतलब कस्टमर के डिमांड पे किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग स्टॉक करके किसी चीज को नहीं रखना चाहते, मतलब हम लोग स्पेसिफिक चीज बनाते हैं, स्पेसिफिक कस्टमर के हिसाब से बनाते हैं, तो अगर बना के रख देंगे तो कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, प्रोडक्शन इज मेड टू ऑर्डर एंड नॉट फॉर स्टॉक। तो इसका मतलब बोल सकते हो ये जॉब कॉस्टिंग की तरह होगा। लेकिन पूछा क्या है देखो हम लोग को, इफ द प्रोडक्शन प्रोग्राम ऑफ द फैक्ट्री इज एन आइडेंटिकल बिलो इंडिकेटेड बिलो and the management desire a profit of 20 lakh for the year, determine the average selling price at which each unit should be quoted। तो यहाँ पर आ जाता है यूनिट कॉस्टिंग का बात। बोल रहा है कि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन अपना डिजायर्ड प्रॉफिट अचीव करना चाहता है, दैट इज 20 लाख 1 ईयर के लिए, तो बोल रहा है कि इनका एवरेज सेलिंग प्राइस क्या होगा वो बताओ, जिसमें ये लोग क्या करेंगे, एट विच ईच यूनिट शुड बी कोटेड। मतलब हर एक एक यूनिट का कोटेड यानी कोटेशन यानी सेलिंग प्राइस, हर एक एक यूनिट का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए अगर ये 20 लाख पूरे साल का प्रॉफिट जो है अर्न करना चाहते हैं। अब क्या बोला है, फर्स्ट 3 मंथ्स ये 50% कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे और रिमेनिंग 9 मंथ्स ये 80% कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे। इग्नोर एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड। ठीक है, ये सब नहीं दिया है, बोल रहे इग्नोर करो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में हमने ना यहाँ पर जब ऐसे बोल रहा है कि हमें एक यूनिट का सेलिंग प्राइस निकालना है, तो हमारे दिमाग में कॉस्ट शीट आता है, तो हम लोग कॉस्ट शीट करेंगे। लेकिन इसको अगर थोड़ा और एनालिसिस करते हैं तो ये क्वेश्चन यूनिट कॉस्टिंग का भी हुआ। ठीक है, और ये क्वेश्चन जॉब कॉस्टिंग का भी हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोग कस्टमर के डिमांड पे जो है प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमें ना चीजों को जब समझ में आ जाता है कि कॉस्ट क्या है या फिर यूनिट कॉस्टिंग क्या है, तो हमारे लिए ये कोई अलग अलग मेथड नहीं होगा। लेकिन कंसेप्ट अगर बारीकी से एनालिसिस करें तो अलग होता है। भले ये क्वेश्चन यूनिट कॉस्टिंग का है, लेकिन ये देखो यहाँ पर हमें बोला है सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करो, तो हम लोग कॉस्ट शीट का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक यूनिट का बोला है, किसी को यूनिट कॉस्टिंग पता है तो ही वो बोल सकता है कि ये यूनिट कॉस्टिंग का ही क्वेश्चन है। और कस्टमर के डिमांड पे बनता है, तो किसी को अगर जॉब कॉस्टिंग के बारे में नॉलेज है तो ये बोल सकता है ये जॉब कॉस्टिंग का भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो मिक्स्ड अप हो जा रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पर कैसे होगा ये वाला। पहला बात है कि इनका कैपेसिटी है 1,20,000 यूनिट, बट ये जो प्रोडक्शन करेंगे ना अपना 20 लाख का प्रॉफिट का जो टारगेट है उसे फुलफिल करने के लिए ये लोग ये पूरा जो प्रोसेस है 12 मंथ्स का, इसको दो पार्ट में डिवाइड करें। ये पहले 3 मंथ्स में 50% कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे और 9 मंथ्स में 80% कैपेसिटी यूटिलाइज करके प्रोडक्शन करेंगे। तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि कितना यूनिट प्रोडक्शन हो रहा है, उस हिसाब से ही तो हम लोग खर्चे को अप्लाई कर पाएंगे। मेटेरियल, लेबर, ये पर यूनिट तो दे दिया है, बट प्रोडक्शन का यूनिट का क्वांटिटी हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कितना हो जाएगा। तो ये ना थोड़ा सा हम हटा देते हैं। ठीक है, ये तो तुम लोग कर ही पाओगे, इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो फिर पीछे करना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड टोटल सेल्स, पर्टिकुलर फर्स्ट 3 month, नेक्स्ट 9 month और टोटल। कैपेसिटी यहाँ पर लिखते हैं कितना है, कैपेसिटी
टोटल कैपेसिटी 9 मंथ्स में कितना यूटिलाइज होगा? 1,20,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि 100% कैपेसिटी है। लेकिन कैपेसिटी अगर हम लोग 50% यूटिलाइज करेंगे तो 1,20,000 पर एनम का है। सबसे पहला बात है कि 12 मंथ्स में 1,20,000 यूनिट प्रोडक्शन करते हैं, तो 1,20,000 यूनिट प्रोड्यूस होता है 12 मंथ्स में, ठीक है। तो पर मंथ में 10,000 यूनिट करके प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो 3 मंथ्स में कितना यूनिट प्रोड्यूस होगा ये हम लोग पहले कैलकुलेट कर सकते हैं। 1,20,000 यूनिट प्रोड्यूस होता है हम लोगों का 12 मंथ्स में, ठीक है, यहाँ पर बता रखा है। अब हम लोग 3 मंथ्स प्रोडक्शन करेंगे तो हम लोग का कितना यूनिट प्रोडक्शन हो जाएगा ये कैलकुलेट करने से हमें पता चल जाएगा। तो ये हो जाता है हम लोग का 30,000 यूनिट, ठीक है। लेकिन हम लोग 30,000 यूनिट पूरा प्रोड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है 50%, मतलब जितना होना चाहिए उसका 50% हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। तो इस तरह से कैलकुलेट होना चाहिए। तो 30,000 का 50% 15,000 हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट 9 मंथ्स का कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 ईयर में 1,20,000 प्रोडक्शन होता है, तो एक एक महीने में 10,000 का प्रोडक्शन होता है, तो 9 मंथ्स में 90,000 का प्रोडक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर 80% ही कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे तो उस केस में हमारा हो जाएगा 72,000, ठीक है। 72,000 हम लोग नेक्स्ट 9 मंथ्स में प्रोड्यूस करेंगे। तो टोटल यूनिट प्रोडक्शन हो जाएगा 72 + 15 यानी कि 87,000, ठीक है। ये हो गया कैपेसिटी। अब ये लिख देते हैं यूटिलाइजेशन नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। अब खर्चा हम लोग अलॉट कर सकते हैं, यूनिट का पता चल गया। डायरेक्ट मटेरियल कितना होगा? डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट यहाँ पर कैलकुलेट करके दे रखा है 90 रुपीज करके। तो 90 × 15,000, तो 90 × 15,000, तो ये हम लोग का हो जाता है 13,50,000। ये टोटल हो गया। हम लोग एक पर यूनिट का भी कॉलम कर लेते तो बेटर होता, मैंने पर यूनिट का किया नहीं। अच्छा, यहाँ पर हमें बोला क्या था? यहाँ पर बोला था कि डिटरमाइन द एवरेज सेलिंग प्राइस एट विच ईच यूनिट शुड बी कोटेड। अच्छा, तो यहाँ पर एक पर यूनिट बना लेते हैं, यहाँ पर यूनिट कर लेते हैं, यहाँ पर टोटल कर लेते हैं, हो जाएगा। इसके यहाँ पर लिख लेते हैं पर यूनिट, और ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर यूनिट कितना हो जाएगा फिर? 90 रुपीज करके। ये तो हमें गिवन ही था 90 रुपीज करके। और यहाँ पर भी 90 इंटू ये वाला 72,000, 90 इंटू 72,000, तो ये हो गया 64,80,000, 64,80,000। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर। तो लेबर का खर्चा देखो कितना है, ये 9 है, ठीक है। लेबर का खर्चा है 60, तो 60 इंटू 15,000, 9 लाख, ये 9 लाख हो जाएगा। और 60 इंटू 72,000, तो ये हो जाएगा 43,20,000, 43,20,000। अब इसको टोटल कर लेते हैं तो हम लोग को मिल जाएगा इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम कॉस्ट। 90 + 60, तो ये हो गया 150, और इंटू 15,000 कर लेते हैं तो भी डायरेक्टली आ जाएगा 22,50,000। ये हो गया 90 + 60, 150 इंटू 72,000, तो यही वाला आ जाएगा 108 1,80,00,000, 80 और उसके बाद 4 जीरो, क्या आ रहा है? 1,08,00,000 आ रहा है, 1,08,00,000 आ रहा है। अच्छा, प्राइम कॉस्ट के बाद अब हम लोग ऐड करेंगे ओवरहेड्स। देखते हैं ओवरहेड्स का क्या बोल रखा है। फिक्स्ड है 30 लाख पर एनम और वेरिएबल है 100 पर यूनिट, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग अपोर्शन करेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट देखना है हमें। ओवरहेड यहाँ पर लिखेंगे फिक्स्ड और वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल का तो हमें बता दिया है कितना करके है, वेरिएबल हमें बता दिया है 100 पर यूनिट, तो वेरिएबल तो इजीली कैलकुलेट कर देंगे 100 और 100, तो 100 इंटू 15,000, मतलब ये हो जाएगा हम लोग का 15 लाख। 15,000 इंटू 100, 15,000 इंटू 100, हाँ, तो ये 15
लाख हो गया, और 100 इंटू 72,000, 100 इंटू 72,000 का मतलब 72 लाख हो जाएगा, ठीक है। 100 इंटू 72,000 का मतलब 72 लाख हो गया। फिक्स्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पूरे साल का है, 30 लाख पूरे साल का है, तो फिर हम लोग इसे मंथ में डिवाइड कर देंगे, 3:9 में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमें फिक्स्ड का पूरे साल भर का दे रखा है, तो हम लोग उसे टाइम के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। तो 30 लाख डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 7,50,000। अच्छा, यहाँ पर बाकी अमाउंट हो जाएगा 7,50,000, और ये हम लोग का हो जाएगा इंटू 9 करने पे 22,50,000, 22,50,000, ठीक है। और इसका पर यूनिट निकालना चाहते हैं, डिवाइडेड बाई 72,000 कर देते हैं, तो ये 31.25 आ गया, और 7,50,000 डिवाइडेड बाई 15,000, ये आ रहा है 50 रुपीज, ठीक है। तो ये टोटल कर लेते हैं, तो ये हो गया 200, 300, और यहाँ पर हो जाएगा 22, 50, 30 प्लस ये हो जाएगा 15 और 7, 22,50,000, 45 लाख आ रहा है, ठीक है, 45 लाख आ रहा है। अच्छा, ये हो गया 250, মানে একটা সেমি ভ্যারিয়েবল ছিল না কোশ্চেন? और একটা কিছু ছিল, और सेमी वेरिएबल बोला है खर्चा। अच्छा ठीक है, लिख, इसके बाद ऐड कर देते हैं, ये लिख लिया तो इसके बाद ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा 1080, 20, 25, और ये आ रहा है मेरा, तो ठीक है। अच्छा, और एक खर्चा बच गया था यहाँ पर, सेमी वेरिएबल बोला था 20 लाख पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी, एंड एन एक्स्ट्रा अमाउंट 4 लाख फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर सेमी वेरिएबल भी इसके साथ ही होना चाहिए था, ये ऐड का जरूरत नहीं था, ठीक है। अभी लिख लिया है तो मैंने काटा नहीं, चलो सेमी वेरिएबल यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा। सेमी वेरिएबल बोल रहा है 20 लाख पर एनम, पूरे साल भर में 20 लाख, लेकिन 50% कैपेसिटी तक, तो 50%, ये 50% ही यूटिलाइज हो रहा है, तो यहाँ पर वही वाला प्रोपोर्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, 20 लाख फॉर 12 मंथ्स, देन फॉर 3 मंथ्स कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे इसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, 20 लाख फॉर 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12, और 3 मंथ्स के लिए हो जाएगा हम लोगों का 4,9,999 ऐसे आ रहा है, मतलब 5 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर 5 लाख आ जा रहा है। ये कैसे कैलकुलेट किया, यहाँ पर दिखाते हैं, पहला वाला फॉर 50% कैपेसिटी, यहाँ पर वर्किंग नोट कर देते हैं। 50% कैपेसिटी के लिए कैसे होगा, 20 लाख पूरे एक साल के लिए है, यानी 12 मंथ्स के हिसाब से, तो 3 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 5 लाख। ये वाला लिख लेते हैं यहाँ पर, 5 लाख डिवाइडेड बाई 15,000, तो पर यूनिट हो गया 33.33 ऐसे आ रहा है, 333 ऐसे आ रहा है, ये हो गया यहाँ पर पहला वाला। अच्छा, अब ये ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया 50 लाख टोटल कॉस्ट आ गया, इसके बाद तो कुछ नहीं था, और ये हो जाएगा 63.33, यहाँ पर आ जाता है टोटल कॉस्ट। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट का कैपेसिटी है 80%, ठीक है। अब क्या बोला है, 50% कैपेसिटी, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 4 लाख फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी, अगर 25% करके कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो 50% तक हम लोग का जितना होगा, यहाँ पर बोला है 20 लाख पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी, तो 50% कैपेसिटी के लिए यहाँ पर हो जाएगा 20 लाख, ये पर एनम बेसिस पे था, और ये 9 मंथ्स का था, तो 9 मंथ्स के लिए 50% कैपेसिटी तक कितना होगा, तो 20 लाख इंटू डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, तो ये हो जाता है हम लोग का ये कुछ लगभग 15 लाख आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है हर 25% इंक्रीज के लिए 4 लाख, ठीक है। तो इसके बाद ये 50%, फिर 20% कैपेसिटी के लिए यहाँ पर 4 लाख आ गया, ठीक है।
हम लोग का ये 50-75 हुआ, लेकिन यहाँ पर हमें बोला है 80%, मतलब और 5% एप्लीकेबल करना पड़ेगा, तब जाके ये 80% होता है, ठीक है, तब जाके ये 80% होता है। तो 5% के लिए कितना होगा, और पार्ट दे रहा हूँ, पार्ट मतलब प्रोपोर्शन कर सकते हैं, तो 25% के लिए 4 लाख, तो 5% के लिए कितना होगा, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 25% इंटू 5%, ठीक है, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 25% इंटू 5%, तो ये हो जाएगा 8 लाख। ये ज्यादा कैसे, 80,000 80,000, 80,000, तो ये कितना हो जा रहा है फिर 15 लाख, और ये 4 लाख 80,000, 15 16 17 19 लाख 80,000 आ रहा है। लेकिन मेरा आंसर नहीं टेल हुआ, ये बोल रहा है कि 21 लाख होना चाहिए सेमी वेरिएबल एट द रेट ऑफ 20। एक मिनट, क्या गलत हो गया, 5 लाख तो आया है, 21 लाख एट द रेट ऑफ 28 लाख फॉर, ओ ये क्या फिर 9 मंथ्स का भी तो करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 4 लाख, तो ये 9 मंथ्स का होना चाहिए। ट्वेंटी 21 लाख होना चाहिए, बोले 15 लाख, 6 लाख, 24 লাখ 80 হচ্ছে টোটাল। সেটা তো হচ্ছে, কেন আনসারটা মিলল না, এখানে বলছে 21 লাখ আসবে, বলছে 20 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, ये ठीक हुआ है, ये हो रहा है, हाँ ये तो 15 लाख ठीक हुआ है। अच्छा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, सेमी वेरिएबल 20 लाख पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी एंड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 4 लाख फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ, तो 50%, ये कितना है, ये हम लोग का 80% है, तो 30% तो इंक्रीज होगा, 50% के लिए 20 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, बिना प्रोपोर्शनेट किया हुआ है। प्रोपोर्शनेट, मतलब 20 लाख तो पूरे 12 महीने का है, अगर 50% कैपेसिटी यूटिलाइज हो रहा है, और भी 4 लाख लगेगा 25% के लिए, तो यहाँ पर 4 लाख मतलब 24 लाख, और भी 4 लाख होने से 28 लाख होगा, लेकिन 25% ये तो 5% हो रहा है, ये तो कम हो गया, तो इसमें प्रोपोर्शनेट नहीं करेंगे, देखते हैं, ये तो गलत हो रहा है। एक मिनट, यहाँ पर मुझे लगता है ऐसे करके करना पड़ेगा, सेमी वेरिएबल 20 लाख पर एनम फॉर 50% कैपेसिटी एंड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 4 लाख फॉर एवरी, अच्छा तो पहले सेमी वेरिएबल पूरे 1 ईयर का हमें देखना पड़ेगा कितना होगा, अगर हमारा कैपेसिटी 50% तक है तब तो ये 20 लाख में ही हो जाएगा, सेमी वेरिएबल पर एनम कितना होगा, अगर कैपेसिटी हम लोग का 50% से ज्यादा है तो 20 लाख तो होगा ही होगा, पहले हम लोग पूरे साल का निकाल लेते, 20 लाख तो होगा ही, ये 50% हो गया, फिर बाकी 25% के लिए हो जाएगा एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 4 लाख फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 लाख, तो ये 24 लाख हो गया। अच्छा, और यहाँ पर 25%, लेकिन ये मेरा 50% है, ये मेरा 25% है, 75, तो 80 करने के लिए तो यहाँ 5% ही लगना चाहिए, तो मैम और पार्ट डेढ़ ऑफ कुछ पार्ट भी अगर इंक्रीज होता है तब भी 4 लाख ही दिखेगा।
इन कैपेसिटी और पार्ट, अच्छा अच्छा, तब भी 4 लाख ही होगा। हाँ, लैंग्वेज मुझे नहीं समझ में आया। 20 lakh per annum for 50% capacity and extra amount 4 lakh for every 25% increase और part thereof। अच्छा, तो अगर part thereof भी increase होता है तो भी 4 लाख ही लगेगा। अच्छा, ये मुझे नहीं समझ में आता। हाँ, 4 लाख ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पार्ट नहीं करना है, मैंने पार्ट कर दिया, प्रोपोर्शनेट कर दिया कि 25% होने से 4 लाख होगा, तो 5% बढ़ रहा है तो कितना होगा। ये यहाँ पर ऐसा नहीं बोला, यहाँ पर बोल रहा है कि जितना भी बढ़े हमारा 4 लाख करके ही लगेगा। तो सेमी वेरिएबल पर एनम कितना हो जाएगा, इफ कैपेसिटी इज यहाँ पर मोर देन कितना हो जाएगा, मोर देन 5%, सॉरी 50%, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल निकल जाएगा, तो 28 लाख हो जाएगा, यहाँ पर 28 लाख हो जाएगा। अब ये हो गया हम लोग का सेमी वेरिएबल पर एनम इफ कैपेसिटी इज मोर देन 50%। तो ये 12 मंथ्स के लिए हो गया। तो फॉर 9 मंथ्स कितना हो जाएगा, अब इसका प्रोपोर्शनेट कर लेंगे। 28 लाख फॉर हो गया 12 मंथ्स, तो 9 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 28 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, मतलब ये हो जाता है हम लोग का 21 लाख, ठीक है, 21 लाख। अच्छा, तो यहाँ पर इस तरह से बोला था कि सेमी वेरिएबल 50% तक है 20 लाख, अगर उससे ज्यादा होता है तो 4 लाख करके इंक्रीज हो जाएगा, चाहे जितना भी, हर 25% के लिए, ठीक है। और पार्ट दे रहा हूं तो 4 लाख बढ़ गया, क्योंकि 25 और 5 मिलाते हैं तब जाके हम लोग का 80% होता है 50 से। तो पूरे साल का निकालने के बाद ये पर एनम हो गया। अब हम लोगों ने 9 मंथ्स का निकाल लिया, तो 21 लाख हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इस वजह से आंसर में 21 लाख का रखा है, ठीक है। तो 21 लाख हो गया। अब डिवाइडेड बाय ये वाला हो जाएगा, ये कितना है, 72,000। तो 29.17, 166 है तो 17 भी कर सकते हैं। तो ये 21 लाख प्लस 25, तो ये आ जा रहा है हम लोग का टोटल 2,23,50,000। अच्छा, और ये ऐड करने से 281.25 प्लस 29.17, 310.42। अच्छा, अब हम लोग को प्रॉफिट बोला है, प्रॉफिट का टोटल प्रॉफिट बोला है 20 लाख। टोटल प्रॉफिट अगर हम लोग 20 लाख अर्न करना चाहते हैं तो कॉस्ट कितना होगा। अच्छा, तो फिर हमें टोटल कॉस्ट लिख लेना चाहिए, ये दोनों का टोटल करके यहाँ एक टोटल कॉलम है ना, इसमें टोटल कॉस्ट लिख लेते हैं, ये जो है। तो प्रॉफिट टोटल में बताया है, तो ये दोनों को ऐड करते हैं। 2,23,50,000 प्लस यहाँ पर 50 लाख, 2,73,50,000, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड करते हैं प्रॉफिट, जो डिजायर्ड टोटल प्रॉफिट है वो है हम लोग का 20 लाख। तो सेल्स आ जाएगा, ऐड कर देते हैं 20 लाख, 2,93,50,000, 2,93,50,000। क्योंकि हमें पर यूनिट का प्रॉफिट कैलकुलेट करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम लोग पर यूनिट का प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन हम लोग पर यूनिट सेल प्राइस जरूर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं, पर यूनिट सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये जो वैल्यू आया 2,93,50,000, ये है 2 करोड़, ऐसे लिखते हैं 2,93,50,000, 2,93,50,000 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो जाएगा टोटल यूनिट। तो टोटल यूनिट कितना हो रहा है, यहाँ पर हो जाएगा 15 और 72, यानी 87,000 यूनिट का डिवाइड हो जाएगा। तो ये डिवाइड करने से हम लोग को पर यूनिट सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा, दैट इज 337.35 आ रहा है, 337.35 आ रहा है सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकल के आ गया, ठीक है। यहां से हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉफिट ओवरऑल ये बताया है, तो ओवरऑल प्रॉफिट ओवरऑल सेल के ऊपर लगेगा। हम लोग प्रोपोर्शनेट नहीं कर सकते थे अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन होता कि ये यूनिट कितने प्रॉफिट में बिकेगा, ये जो है ये कितना है, या फिर कुछ परसेंटेज
रेट कुछ भी रहता तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे, वो सब तो था नहीं, तो फिर हम लोग का डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा कि कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा, सॉरी सेलिंग प्राइस पर यूनिट, अगर कॉस्ट पर यूनिट भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, ये डिवाइडेड बाय 87,000 करने से कॉस्ट पर यूनिट भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला हम लोग का एक था यूनिट कॉस्टिंग का, ये हो गया। अब हम लोग बैच कॉस्टिंग देखते हैं। बैच कॉस्टिंग क्या होता है? बैच कॉस्टिंग का मतलब होता है जब हम लोग कोई भी प्रोडक्शन बैच में या लॉट्स में करते हैं, ठीक है, तो फिर उसका जब हम लोग कॉस्टिंग करना चाहते हैं तब हम लोग उसको बोलेंगे बैच कॉस्टिंग। मतलब अगर हमारे पास आर्टिकल एक ही तरह का चीज मान लो हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं और बहुत सारा प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, एक ही तरह का चीज हम लोग अगर बहुत सारा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसका जब हम लोग कॉस्टिंग करते हैं तब हम लोग उसको बोलेंगे बैच कॉस्टिंग। तो यहाँ पर लिख देते फिर हम समझा देते क्या होता है। बैच कॉस्टिंग इज, यहाँ पर लिखो, बैच कॉस्टिंग इज अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग वेयर आर्टिकल्स मतलब जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, आर मैन्युफैक्चर्ड in predetermined लॉट्स। मतलब हम लोग एक बार में कितना प्रोडक्शन करेंगे, जैसे देखते हो जैसे जो बिस्किट्स वगैरह मैन्युफैक्चर होता है या फिर केक वगैरह मैन्युफैक्चर होता है, तो एक बार में बहुत सारा मैन्युफैक्चर होता है, लेकिन उसका भी तो एक कैपेसिटी होता है, एक बार में ऐसा तो नहीं हो सकता है, वो डिपेंड करता है मशीन्स में एक बार में कितना सारा प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है, एक बैच में कितना सारा प्रोडक्शन करने का पॉसिबिलिटीज है। तो आर्टिकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन प्री डिटरमाइंड लॉट्स, मतलब लॉट्स कितना सारा होगा वो पहले से हम लोग डिसाइड करते हैं, वो तो देखना पड़ेगा कि एक लॉट का कैपेसिटी कितना है, कि एक लॉट में एक बार में कितने सारे केक बन के निकल सकते हैं या बिस्किट्स बन के निकल सकते हैं या फिर जो भी हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो प्री डिटरमाइंड लॉट्स के हिसाब से ही हम लोग इसे जो है प्रोडक्शन करेंगे, नोन, और इसी को बोला जाता है नोन एज बैच, ठीक है, नोन एज बैच। अंडर दिस कॉस्टिंग मेथड the cost object for cost determination is a batch for production rather output as seen in unit कॉस्टिंग, ठीक है। तो क्या बोला है, देखो, बैच कॉस्टिंग इज अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। अब देखो ये ऑर्डर कॉस्टिंग भी हो सकता है, जैसे मतलब बैच कॉस्टिंग नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ना, बैच कॉस्टिंग जैसे तुम लोग मॉल्स वगैरह में जाते हो तो जैसे मैंने बोला था कि एक ही तरह का शर्ट बहुत सारा रहता है, साइजेस अलग अलग होता है, ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो सकता है, ये हम लोग का बैच कॉस्टिंग हो गया, ठीक है। बैच कॉस्टिंग मतलब लॉट में हमारा बहुत सारा चीज एक साथ प्रोड्यूस हो गया, अब कितना सारा बनेगा एल साइज का, कितना सारा बनेगा एम साइज का, वो पहले से डिटरमाइन होता है, और एक एक बैच में जो प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैच कॉस्टिंग, ठीक है। अब अंडर दिस कॉस्टिंग मेथड द कॉस्ट ऑब्जेक्ट फॉर कॉस्ट डिटरमिनेशन, कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो कॉस्ट हम लोग, जिस चीज का कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर कोई ड्रेस है तो ड्रेस, अगर कोई फूड आइटम है तो फूड आइटम, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जिसका हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट पर्सनल भी होता है, इम्पर्सनल भी होता है, ठीक है, जैसे ह्यूमन बीइंग का भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि लेबर को कितना कितना दे रहे हैं, तो वो पर्सनल कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो जो भी वो हम लोग बेसिक क्लास में किए थे एक बार, तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट हम लोग जिस चीज का कॉस्ट डिटरमाइन करना चाहते हैं इज अ बैच फॉर प्रोडक्शन रेदर आउटपुट एज सीन इन यूनिट कॉस्टिंग। तो हम लोग उसको एक एक आउटपुट के हिसाब से नहीं देखते हैं, एक एक बैच के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि हम लोगों ने जो
मान लो प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, ये मान लो हम लोग कुछ प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, इनपुट के हिसाब से रॉ मटेरियल देंगे, और यहाँ पर हम लोगों का मैन्युफैक्चरिंग, ये प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, यहाँ पर प्रोसेस होके कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। लेकिन यहाँ पर एक आउटपुट से बात नहीं है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जितना रॉ मटेरियल दिए, सपोज हम लोग को पेन प्रोडक्शन करना है, ठीक है, पेन प्रोडक्शन करना है, हम लोग इस तरह से पेन प्रोडक्शन कर रहे हैं ताकि हमारा एक बैच में 100 पेन प्रोडक्शन होके निकले, ठीक है। तो 100 पेन प्रोडक्शन होके निकल के आएगा एज ए आउटपुट। तो रॉ मटेरियल भी उसी हिसाब से दिया होगा, लेबर का खर्चा भी उसी हिसाब से ही हम लोगों ने किया होगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर एक एक यूनिट का कॉस्ट निकालने का जरूरत नहीं है कि एक पेन का खर्चा कितना है, हम लोग ये निकालेंगे कि एक बैच में जो 100 पेन बन रहा है उसका खर्चा कितना है, इसको बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। हमें एक पेन का खर्चा नहीं निकालना है, तो इसीलिए यहाँ पर ये लाइन लिखा गया है, कॉस्ट डिटर्मिनेशन इज अ बैच फॉर प्रोडक्शन रेदर आउटपुट एज सीन इन यूनिट कॉस्टिंग। मतलब यूनिट कॉस्टिंग में जैसे एक यूनिट का कितना कॉस्ट आया वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लेकिन बैच कॉस्टिंग में हमें यहाँ 100 पेन का खर्चा निकालना है, हम लोग को यहाँ पर कॉस्ट किस चीज का करना है, 100 पेन का, पर पेन का नहीं करना होता है, पर बैच का करना होता है, ठीक है। एक बैच में अगर 100 पेन बन रहा है तो एक बैच का कॉस्टिंग कितना आया, तो ये होता है बैच कॉस्टिंग। तो बैच कॉस्टिंग में हम लोग बैच के हिसाब से, जितना बैच प्रोडक्शन हो रहा है बैच के हिसाब से हम लोग अपना कैलकुलेशंस जो है कॉस्ट का करेंगे, ठीक है, पर यूनिट के हिसाब से नहीं करेंगे, तो इसको ही बोला जाता है बैच कॉस्टिंग। तो यहाँ पर भी हम लोग कॉस्ट शीट के तरह ही इस चीज को बना सकते हैं। देखते हैं कैसा क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टार्टिंग वाला पहले देख लेते हैं। ये देखो, ये इलास्ट्रेशन 3 जो है ये बैच कॉस्टिंग का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है या अच्छा हाँ, यहाँ पर ना एक बैच नंबर भी दे दिया जाता है, ठीक है। बैच कॉस्टिंग में तुम लोग बैच नंबर भी देखोगे, जैसे अगर तुम घर पे कोई मेडिसिन है ना तो तुम लोग देख सकते हो, मेडिसिन में भी मिल जाएगा, या फिर कुछ ऑयल वगैरह क्रीम वगैरह कुछ भी है, ये सब ना लॉट में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगर कोई मेडिसिन है, देखोगे मेडिसिन के पीछे कहीं ना उसका बैच नंबर लिखा हुआ रहता है, ठीक है, कि ये इस बैच नंबर में प्रोड्यूस हुआ है। या फिर मान लो ब्रेड भी कभी खरीद के लेके आते हो मार्केट से, तो देख सकते हो उसके पीछे बैच नंबर लिखा हुआ रहता है। कुछ ऑयल यूज कर रहे हो, टूथपेस्ट वगैरह सारी चीजों में ना बैच नंबर लिखा हुआ रहता है। क्यों लिखा हुआ रहता है, मान लो कि कुछ डिफेक्टिव आइटम निकल के आ गया, किसी एक बैच में प्रोडक्शन जब किया गया था तो कुछ डिफेक्टिव हो गया, हो सकता है। अब क्या होता है, बैच नंबर अगर प्रोडक्ट के पीछे लिखा हुआ रहता है तो मार्केट में कैसे पता चलेगा कि किसके पास वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट चला गया, ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो बैच नंबर हमें अगर पता हो तो हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन से बैच में ये डिफेक्टिव आइटम आया था। अगर ये आइडेंटिफाई हो जाता है तो मार्केट से जितने भी डिफेक्टिव आइटम है ना वो हम लोग विथड्रॉल कर सकते हैं कि बैच नंबर इतना आइटम जिनके पास है वो रिटर्न कर दीजिए क्योंकि वो डिफेक्टिव है। तो इसीलिए ना क्या किया जाता है, बैच नंबर जो है अलॉट किया जाता है हर एक बैच पे, ठीक है। एक तो वो प्रोडक्शन के लिए समझने में भी आसान होता है, और फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी रिजॉल्व करने में आसानी हो जाता है। तो जब बैच कॉस्टिंग का प्रोडक्शन होता है तो वहां पर ऑब्वियसली एक बैच नंबर दिया जाता है। तो ये एक नॉलेज का बात तो मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, अर्नब कन्फेक्शनर्स ओन्स ए बेकरी, जैसे मैंने फूड वाला ही एग्जांपल दिया था, बेकरी विच इज यूज्ड टू मेक बेकरी आइटम्स लाइक पेस्ट्रीज, केक, मफिन्स। फिर यहाँ पर बोल रहा है अर्नब कन्फेक्शनर यूज टू बेक एट मोस्ट 50 यूनिट ऑफ एनी आइटम एट ए टाइम। तो इनका लॉट डिसाइडेड है कि हम लोग कुछ भी बनाए, केक बनाए, पेस्ट्री बनाए या मफिन्स बनाए, हम लोग एक बार में 50 यूनिट ही बनाएंगे। ये इनका प्री डिटरमाइंड लॉट या बैच हो गया। एक कस्टमर हैज गिवन एन ऑर्डर फॉर 600 मफिन, ठीक है। तो 600 मफिन इनको पास ऑर्डर आया है, तो इनको कितना बैच में वो प्रोडक्शन करना पड़ेगा मुझे ये बताओ। अगर इनका डिसाइडेड है कि हमारा एक लॉट में हम लोग 50 यूनिट बना सकते हैं, मान लो ऐसे ट्रे लगा हुआ है, ट्रे में ऐसे करके 50 यूनिट, मान लो यहाँ पर 10 यूनिट, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 10 हो गया। एक बार में 50 यूनिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी बना लो, पेस्ट्री बना लो, केक बना लो, मफिन्स बना लो, बाकी ऑर्डर मफिन्स का है। अगर 600 मफिन्स इनको सप्लाई देना है तो कितने बार इनको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। एक बार में अगर 50 यूनिट बनता है तो कितने बैच में इनको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, 12। 600 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 50, तो ये हो जाएगा हम लोग का 12
बैचेस में ये प्रोडक्शन होगा पूरा काम। टू प्रोसेस ए बैच ऑफ 50 मफिन्स द फॉलोइंग कॉस्ट वुड बी इनकर्ड। अब एक बैच का प्रोडक्शन, एक बैच में 50 मफिन्स बनता है, वो हमें पहले बता दिया है कि कुछ भी बनाओ 50 ही बनेगा। तो एक बैच का कॉस्ट बता रहा है, डायरेक्ट मटेरियल 500, ये लेकिन कितने सारे मफिन्स का है, 50 मफिन्स का है और एक बैच का, ये एक मफिन्स का नहीं है। डायरेक्ट वेजेस 50, ओवन सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट का मतलब होता है क्योंकि ये प्रोडक्शन का बात होता है, तो जैसे मशीन सेटअप कॉस्ट हम लोग पढ़े ना ओवरहेड में, वैसे ये भी होता है कि हाँ ओवन को सेटअप करना पड़ेगा, तो सेटअप करने का एक कॉस्ट होता है, दैट इज 150, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि अर्नब कन्फेक्शनरी एब्सॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड एट द रेट ऑफ 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस कॉस्ट, 10% is added to the total production cost of each batch to allow for selling। और इन्होंने प्रोडक्शन टोटल कॉस्ट पे क्या ऐड किया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी ऐड किया है 10% करके, ठीक है। एसी मतलब अर्नब कन्फेक्शनरी रिक्वायर्स ए प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑफ सेल्स वैल्यू, तो इनका प्रॉफिट हुआ है 25% ऑन सेल्स वैल्यू बोला है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कैलकुलेट क्या करना है, प्राइस ही कैलकुलेट करना होगा, देख लेते हैं। डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस, अच्छा सेलिंग प्राइस बोला है 600 मफिन का सेलिंग प्राइस बोला है। सेलिंग प्राइस मतलब वही कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर बैच एंड पर ऑर्डर। नंबर ऑफ बैच 600 यूनिट और एक बैच में बनता है 50 यूनिट, तो ये हो गया 12 बैचेस। पर्टिकुलर कॉस्ट पर बैच टोटल कॉस्ट, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 500, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ये जो है ये दे रखा है 50 मफिन्स यानी एक बैच का, तो 500 और यहाँ पर बैच होगा 12, तो 500 इंटू 12, तो यहाँ पर बैच के हिसाब से करना है, बस यही चीज हमें ध्यान रखना है और कुछ अलग बात नहीं है। डायरेक्ट वेजेस 50 है, 50 इंटू 12 तो ये हो जाएगा 600। अच्छा, ओवन सेटअप 150 इंटू 12 तो ये हो जाएगा हम लोग का 1800। अब ये हो गया हम लोगों का, ऐड कर देते हैं इसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोला था, तो प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगा 20%, प्रोडक्शन ओवरहेड एट ए रेट ऑफ 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो 50 का 20% मतलब ये हो जाएगा हम लोग का 50 इंटू 20%, तो ये 10 रुपीज हो गया, 10 और ये हो जाता है 12 मतलब 120, तो ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ पर मैंने प्राइम कॉस्ट की तरह लिखा नहीं, चाहो तो लिख भी सकते हो। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 500 और ये हो गया 200, 710 रुपीज, और यहाँ पर हो जाएगा 710 और ये 6600 प्लस 1800 प्लस 120, तो ये हो गया 8520 टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब ऐड कर देते हैं, यहाँ पर बोला था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एडेड टू द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 10% इज एडेड टू द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ये तो हम लोगों ने 20% डायरेक्ट वेजेस का किया। अच्छा, 10% इज एडेड टू द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच बैच टू अलाउ फॉर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एक साथ ही है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये एक साथ दे दिया। ये हमें करना है 10% ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ये क्वेश्चन बोल दिया है ऐसे तो हम लोग ऐसे ही करेंगे।
तो 10%, तो 8520 का 10% 852 और ये हो गया 71, ऐड करने से 781, 9372 आ गया। ठीक है, अब इस पे ऐड कर देते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना बोला है? प्रॉफिट बोला है 25% ऑन सेल वैल्यू, तो 25% ऑन सेल्स मतलब 1/4, दैट इज 1/3 ऑन कॉस्ट। तो 9372 डिवाइडेड बाई 3, तो 3124 हो गया, और यहाँ पर भी 1/3, 260.33, तो 260.33 प्लस 781, तो ये हो जाता है 1041.33, 12496, और ये इतना आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हो गया, ये हो गया पर बैच का, और ये हो गया 12 बैच का। ठीक है, ये 12 बैच का, ये सेलिंग प्राइस पर बैच का। हम लोग को बोला था सेलिंग प्राइस फॉर 600 मफिन्स बोला है, तो सेलिंग प्राइस फॉर 600 मफिन्स हो जाएगा, 600 मफिन्स मतलब 12 बैच का प्रोडक्शन, मतलब 600 मफिन्स बनाने का खर्चा ये हो जाएगा ₹12,496। ये खर्चा करने से हम लोग को मिल जाएगा 600 मफिन्स। हाँ, यही तो होगा। डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस फॉर 600 मफिन्स, हाँ ये हो गया, और डिवाइडेड बाय कर देंगे 600, तो ये आ रहा है इन टोटल। अगर हमें पर यूनिट निकालना है तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, ये 600 मफिन्स का ही आया, ये फॉर 600 मफिन्स। अच्छा, ये देखो, ये तो 600 मफिन्स का ही आ गया ना, 12 बैच में इतना सारा प्रोडक्शन होगा। अगर हमें पर यूनिट निकालना है तो हम लोग कर सकते हैं, अगर पर यूनिट निकालने बोला नहीं है, अगर निकालने बोले तो हम लोग निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस फॉर पर यूनिट मतलब पर मफिन्स। ठीक है, पर मफिन्स कितना हो जाएगा 10, ऐसे भी कर सकते हैं, इससे भी डिवाइड कर सकते थे जैसे हम लोग कर रहे थे 1014.33, ये कितने मफिन्स का है? 50 मफिन्स का है, तो 1041.33 डिवाइडेड बाय 50, तो ये हो जाता है 20.83, 20.826683। और अगर हम लोग इससे भी डिवाइड करेंगे तो भी हमें एक एक मफिन्स का जो है कॉस्ट सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, ये वाला कैसे? 12,496 डिवाइडेड बाय अगर 600 करेंगे तो भी हमारा सेम ही आएगा, 20.8266 ही आएगा। तो उस तरह से भी कर सकते हैं अगर एक यूनिट का निकालने बोले, क्योंकि ये जो है ये 600 यूनिट का है, तो ये डिवाइडेड बाय 600 करना पड़ेगा। अगर ये लेंगे तो ये डिवाइडेड बाय 50 करना पड़ेगा, अगर हम लोगों को पर यूनिट का निकालने के लिए बोलेगा तो। वैसे बोला नहीं था यहाँ पर, यहाँ तो बोला था कि 600 मफिन्स का ही प्राइस टोटल कैलकुलेट करके बताओ। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या बोला है। ए जॉबिंग फैक्ट्री हैज, मतलब जॉब कॉस्टिंग करता है, हैज अंडरटेकन टू सप्लाई 200 पीसेस ऑफ ए कंपोनेंट पर मंथ फॉर द ensuing 6 months। ठीक है, तो ये लोग ऑर्डर बेसिस पे काम करते हैं, तभी इनका काम को बोला जा रहा है जॉबिंग, मतलब जॉब कॉस्टिंग, मतलब कस्टमर ऑर्डर दिया वैसे ही काम करेंगे। तो इन्होंने क्या काम लिया है कि सप्लाई करेंगे 200 पीसेस ऑफ कंपोनेंट पर मंथ 200 पीसेस कोई कंपोनेंट है जो ये ट्रांसफर करेंगे अगले 6 महीने के लिए। एवरी मंथ ए बैच ऑर्डर इज ओपन अगेंस्ट विच मटेरियल्स एंड लेबर्स आवर्स आर बुक्ड एट एक्चुअल। बोल रहे हैं कि हर मंथ क्या हो जाएगा, इसके लिए बैच में ये लोग प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, बैच ऑर्डर इज ओपन against which material and labor hours are booked at actual, overhead are levied at a rate, मतलब actual basis पे material और labor का खर्चा रिकॉर्ड होगा, overhead are levied at a rate equal to per labor hour। ठीक है, labor hour basis पे हम लोगों को overhead को दिखाना है। the selling price contracted for is 8 per piece, सेलिंग प्राइस हो जाएगा एक पीस पे 8 रुपए। तो यहाँ पर ना हमें अलग अलग पैटर्न बता दिया है कि किस तरह से हमें कौन सा खर्चा अप्लाई करना है। सेलिंग का खर्चा पर पीस पे 8 रुपए करके, ठीक है, ओवरहेड का खर्चा हो जाएगा लेबर आवर के बेसिस पे, और मटेरियल का खर्चा और लेबर का खर्चा एक्चुअल बेसिस पे हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द कॉस्ट
एंड प्रॉफिट पर पीस ऑफ ईच बैच ऑर्डर, ठीक है, हर एक बैच के हिसाब से प्रोडक्शन होगा, ठीक है, लेकिन हमें कैलकुलेट करके एटलस देना है कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर पीस, एक एक पीस का ऑफ ईच बैच, एक बैच में जो प्रोडक्शन होके आ रहा है, एंड ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्डर फॉर 1200 पीसेस। तो 1200 पीसेस का अगर ऑर्डर आता है तो हमारा ओवरऑल पोजीशन क्या होगा। अब यहाँ पर क्या बता दिया है, बैच आउटपुट बता दिया, जैन का कितना है, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मेटेरियल कॉस्ट बता दिया है, रिगार्डिंग डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर आवर बता दिया है, और फिर यहाँ पर अदर डिटेल्स भी बताए, ओवरहेड और डायरेक्ट लेबर का, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है वो तो पहले ही बता दिया है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते थे। कैलकुलेट करके देना है कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर पीस ऑफ ईच बैच, ठीक है। तो ये देखो कैसे होगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये हो गया हम लोग का 4, पर्टिकुलर्स 6 मंथ्स का डिटेल्स हमें दे दिया है, ले लेते हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लिया मैंने जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, और ये हो गया जून, और एक टोटल कॉलम भी कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या क्या खर्चा लिखेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं बैच आउटपुट, ठीक है, कैसे करके प्रोडक्शन हुआ है, बैच आउटपुट। तो बैच आउटपुट ये यूनिट्स में दे रखा है, ठीक है, 200 210 200 करके, तो बैच आउटपुट 200, पहला है 210, अच्छा 210 200 220 180 200 220 180 200 और फिर से था 220। हाँ, अब टोटल कर लेते हैं, ये कितना हो गया, 200, 1 2 3 4 5 6, ये 20 तक ट्रांसफर कर देते, 200 200 400 200 600 700 800 800 200 1000 1000 1230 1230 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया बैच आउटपुट, ये इन यूनिट के हिसाब से इतना सारा आउटपुट हुआ है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमें मेटेरियल सेल्स वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है, हमें प्रॉफिट भी तो निकालना है, तो ऊपर सेल्स वैल्यू लिख लेते हैं, सेल्स वैल्यू इन रुपीज कितना हो जाएगा। सेल्स करने बोला है हम लोगों को, कितना करके सेल वैल्यू कितना करके बोला है, 200 pieces a component per month, 6 months. Every month a batch order is opened against which material labor booked or overhead are levied at a rate equal to per labor hour. The selling price is 4. अच्छा, ये सेलिंग कॉस्ट नहीं था, सॉरी, मैंने सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया था। सेलिंग प्राइस है 8 रुपीज पर पीस करके, ठीक है। तो 200 into 8, तो ये हो गया 1680, 200 into 8 मतलब 1600, 200 into 220 तो 220 into 8, तो ये हो जाएगा 1760, और ये हो गया 1440, ये हो जाएगा 1600, 8 से मल्टीप्लाई होने से ये हो जाएगा 1600, और ये हो गया 160, मतलब 1760। टोटल कर लेते हैं, 1680 प्लस 1600 प्लस 1760 प्लस 1440 प्लस 1600 प्लस 1760, तो 9840, ठीक है, 9840, ये हम लोग का सेल्स वैल्यू आ गया। इसको ऐसे हम कवर कर लेते हैं, ये रुपीज में है, वो यूनिट में। अब हम लोग कॉस्ट लिखेंगे, पहले लिखेंगे मेटेरियल कॉस्ट, मेटेरियल कॉस्ट रुपीज में। मेटेरियल कॉस्ट हमें दे रखा है, देख देख के ही लिखना है और कुछ नहीं, 650 640 680, 650 640 680, फिर उसके बाद 630 700 630 700 और 720। टोटल कर लेते हैं, 650 640 680 630 700 और 720, तो 4020। लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट देख लेते हैं, लेबर कॉस्ट कितना बता रखा है यहाँ पर, 120 140 150 120 140 150, और उसके बाद 140 150 160 140 150 160, तो 150 150 300 300 और 280, 300 280 प्लस ये हो जाएगा 280, तो ये टोटल हो रहा है 860, ठीक है, 860 हो गया लेबर कॉस्ट।
उसके बाद यहाँ पर लेबर आवर दे रखा है। अब हम लोग कॉस्ट की तरफ चलते हैं। ओवरहेड, एक ओवरहेड दे रखा है तो ओवरहेड लिखते हैं। ओवरहेड, तो ओवरहेड का खर्चा कैसे लिखना पड़ेगा? ओवरहेड का हम लोग का देखो क्या बोला था यहाँ पर, ओवरहेड बोला है 12,000 रुपीज हो रहा है, डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे बोला था ओवरहेड। ये देखो यहाँ पर बोल रखा था कि ओवरहेड आर डिवाइड एट ए रेट इक्वल टू पर लेबर आवर। पर लेबर आवर के बेसिस पे हमें ओवरहेड का खर्चा दिखाना है, ठीक है। तो ओवरहेड डिवाइडेड बाय पर लेबर आवर फॉर मंथ हो जाएगा। तो ये देखो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर ओवरहेड जैसे पहला वाला देखते हैं, ओवरहेड कितना है 12,000 और डायरेक्ट लेबर आवर 4,800 आवर्स काम होने की वजह से हुआ है। लेकिन हम लोग को बोला गया है कि हम लोग कैसे लगाएंगे ओवरहेड पर डायरेक्ट लेबर आवर बेसिस पे। यहाँ पर बताया है कि ओवरहेड आर डिवाइड एट ए रेट इक्वल टू पर लेबर आवर। तो ये हो गया इनटू बैच में कितना लेबर आवर लगा है। डायरेक्ट लेबर आवर फॉर द बैच हुआ है 240, ठीक है। तो 240 के लिए कितना हो जाएगा, 12,000 है, पूरा मंथ में 4,800 के लिए हुआ है, तो 240 मतलब जैन में जो बैच प्रोडक्शन हुआ उसके लिए कितना हो जाएगा 600। इस तरह से कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला वाला, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 600 कैसे कैलकुलेट हुआ हम फिर से एक बार बता देते हैं। डायरेक्ट लेबर आवर यहाँ पर बता दिया है, यहाँ पर लेबर आवर है 4,800, मतलब ये खर्चा हुआ है इतना टाइम काम होने के लिए, ये खर्चा हुआ इतना टाइम काम होने के लिए, ये खर्चा हुआ इतना टाइम। लेकिन हमें तो बैच के बेसिस पे लगाना है, तो बैच में जितना टाइम काम हुआ है तो ये टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय द बेसिस, तो रेट निकल के आ जाएगा इनटू बैच में जितना टाइम काम हुआ है, ठीक है। तो वैसे करने से सारा कैलकुलेशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट हो जाएगा 10,560 डिवाइडेड बाय 4400, ठीक है। तो यहाँ पर रेट आ रहा है 2.4, सेकेंड वाले का रेट आ जा रहा है 2.4 इंटू यहाँ पर बैच में कितना टाइम काम हुआ है 280, 2.4 इंटू 280 तो 672 आ जाएगा, ठीक है। 672 आ जाएगा। नेक्स्ट हुआ है 280, अगेन 280 आवर्स काम हुआ है और यहाँ पर खर्चा कितना हो जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 280, तो ये हो जाता है 672। ये वाला वैल्यू आ जाता है, फिर से 672 आ गया। अच्छा नेक्स्ट देखो कितना 10,580 और 4,600 लेबर आवर काम हुआ है, मतलब पर रेट हो जाता है 2.3। तो 2.3 इंटू अप्रैल में बैच में कितना टाइम काम हुआ है, एक बैच में 270, 2.3 इंटू 270, तो ये हो जाएगा हम लोग का 621, ठीक है। ये आ जा रहा है 621। फिर यहाँ पर 300 और 320, ठीक है, 300 आवर्स काम हुआ है, तो ये हो गया 30,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू ये 2.6 आ गया, 2.6 इंटू 300 तो ये 780 आ जा रहा है। ये हो गया 780। तो जैसे बोला था वैसे ही कर रहे हैं हम लोग। 320 फिर बोल रहा है तो 320, तो 12,000 डिवाइडेड बाय 4,800 इंटू 320, तो ये आ गया 800 लास्ट वाला। अब हम लोग टोटल कर लेते हैं। 800 प्लस 780 प्लस 621 प्लस 672 प्लस 672 प्लस 600, तो ये हो गया 4145, 4145। अब हो गया, बस टोटल कॉस्ट कर लेंगे। सिक्स 650 प्लस 120 प्लस 600, तो ये हो जाता है 1370। अच्छा ये हो गया 2448, 8 और 7 5 2 और ये हो गया 12 और 2 1452। अच्छा ये हो गया 2 और ये 68 15 और 67 150। अच्छा ये हो गया 1 5 और 4 9 30 1391। ये 0 और ये हो जाएगा 8 प्लस 5 मतलब 13 3 2 और 14 16 1630 0 8 और ये 16 1680 और ये पूरा टोटल हो जाता है 4020 860 प्लस 4145 9025 9025। ये हो गया टोटल कॉस्ट। अच्छा
अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट पर बैच, ठीक है, प्रॉफिट पर बैच। प्रॉफिट कैसे निकल जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले सेल्स लिख रखा है, तो सेल्स माइनस प्रॉफिट, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको अगर बी, तो ए माइनस बी करने से हमारा प्रॉफिट पर बैच आ जाएगा 1680 माइनस 1370, तो ये आ गया 310, 1600 माइनस 1452, 148, 1760 माइनस 152 मतलब 258, 1440 माइनस 1391, तो 49 आ रहा है। अच्छा 1600 और ये लॉस आ रहा है 30 रुपीज का, यहाँ पर सेल वैल्यू कम है जबकि कॉस्ट ज्यादा लगा है। अच्छा ये हो जाएगा 80 रुपीज का प्रॉफिट, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया 80 और माइनस 50, 50 और यहाँ पर 49, तो 49 प्लस 50 99, 258, 148 प्लस 310, तो ये हो गया 815, ठीक है। टोटल प्रॉफिट पर बैच निकल के आ गया 815। अब हम लोग निकालेंगे नेक्स्ट टोटल कॉस्ट पर यूनिट। पर यूनिट के हिसाब से अगर कॉस्ट निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर मैं बोला था, तो ये देखो 210 यूनिट बनाने के लिए एक बैच में हमारा कॉस्ट लगा 1370, तो 1370 डिवाइडेड बाय 210 करने से आ रहा है 6.523, ऐसे आ रहा है 6.52380, तो ये हम लोग का कॉस्ट पर यूनिट आ गया, क्योंकि एक बैच में जैन में 200 यूनिट प्रोडक्शन हुआ था, फिर 200, तो फिर ये कॉस्ट है 1452 डिवाइडेड बाय 200, तो ये हो जाता है 7.26, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 220 है, 1500 डिवाइडेड बाय 220, तो 6.8 ऐसा आ रहा है 6.83। अच्छा इसके बाद 180 और यहाँ पर 1391 डिवाइडेड बाय 180, तो 7.27 मतलब 3 लिख सकते हैं। 1630 डिवाइडेड बाय 200, 1630 डिवाइडेड बाय 200 8.15, और ये वाला है 220 और 1680 डिवाइडेड बाय 220, तो 7.63, 7.636 मतलब 4। अब ये टोटल कर लेते हैं, हमें यहाँ पर टोटल कॉलम के लिए 6.52 प्लस 7.26 प्लस 6.83 प्लस 7.73 प्लस 8.15 प्लस 7.64, तो 44 पॉइंट कुछ आ रहा है समथिंग यहाँ पर। अच्छा मेरा 44 आ जा रहा है, 6.52 7.26 6.83 7.73 8.15 7.64, इतना ज्यादा तो नहीं आना चाहिए, मुझे लगता है मैंने ठीक ही किया, 7 8 इतना तो आएगा ही यहाँ पर। अच्छा ये तो डिवाइड करके आएगा ना, ऐड करके तो नहीं आएगा। 1230, सॉरी मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर हम लोग निकाल रहे कॉस्ट पर यूनिट, तो टोटल कॉस्ट आया है 12, टोटल यूनिट हो रहा है 1230 और टोटल कॉस्ट है 9025, तो ऐसे करके निकालना पड़ेगा ना, 9025 डिवाइडेड बाय 1230, वो कॉलम भी तो वैसे ही निकालेंगे 7.33। हम तो ये पूरे यूनिट का टोटल कर दे रहे थे, तब तो नहीं होगा। और एक हमें पूछा है प्रॉफिट पर यूनिट, वो भी निकाल लेते हैं, प्रॉफिट पर यूनिट, ठीक है। तो प्रॉफिट पर यूनिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट पर बैच है 310 पहला वाला, तो ये हो जाएगा 310 डिवाइडेड बाय 210, 310 डिवाइडेड बाय 210, तो प्रॉफिट पर बैच हो गया 1.476, तो 8 आ जाएगा। अच्छा 148 पूरे बैच का प्रॉफिट है, तो 148 डिवाइडेड बाय 200, तो 0.74, ये प्रॉफिट आ गया 0.74। अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट है 258 और यूनिट है 220, 258 डिवाइडेड बाय 220, तो ये आ जाता है 1.17, ठीक है, ये 1.17 आ रहा है। और यहाँ पर हो गया 49 और 180 डिवाइडेड बाय 49, तो ये आ जाता है 3 नहीं गलत कर दिया शायद मैंने, 220 कौन सा वाला निकाल रहे हैं हम लोग, फोर्थ वाला। अच्छा 180 यूनिट है
और प्रॉफिट है 49, तो 49 डिवाइडेड बाय 180 होगा, तो ये हो गया 0.27। यहाँ पर लॉस है 30 रुपीज का लॉस है 200 यूनिट, तो लॉस आ जाएगा, लॉस पर यूनिट 0.15 लॉस पर यूनिट है। अच्छा, फिर ये वाला हो रहा है 80 रुपीज का प्रॉफिट है 220 का, 220 यूनिट पे, तो यहाँ पर हो गया 0.36 आ रहा है, 0.36। और ओवरऑल अगर देखें तो प्रॉफिट है हम लोगों का 815 और 1230 के लिए, 815 डिवाइडेड बाय 1230, तो 0.66 आ रहा है, 0.662, तो 66 मैंने लिख दिया प्रॉफिट पर यूनिट। तो जो भी पूछा था हम लोगों ने लाइन बाय लाइन वो कैलकुलेट कर दिया। देखो जो भी हम लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए बोला था, कॉस्ट प्रॉफिट पर पीस ऑफ ईच बैच ऑर्डर एंड ओवरऑल पोजीशन बोला है 1200 के लिए, वो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर ये बचा हुआ है ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्डर फॉर 1200 यूनिट। अगर 1200 यूनिट का हमारे पास ऑर्डर आता है तो ओवरऑल पोजीशन यानी प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो बताने के लिए बोला है। तो प्रॉफिट है कि लॉस वही देखेंगे, पोजीशन का मतलब वही बताता है बिजनेस का, ठीक है। तो सेल्स वैल्यू हो जाएगा 1200 यूनिट, 8 रुपए पर यूनिट करके बिकेगा, तो 9600, ठीक है। यहाँ से लेस कर देंगे टोटल कॉस्ट ऑफ 1200 यूनिट, कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हम लोग कितना लगाएंगे यहाँ पर, टोटल कॉस्ट लगेगा हम लोग का, कॉस्ट पर यूनिट देखो टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितना आया था 7.33, तो 1200 इंटू 7.33 कर देते हैं, ये वाला 7.33 ही आया था। यहाँ पर आया था टोटल कॉस्ट 9025 डिवाइडेड बाय 1230, 9025 डिवाइडेड बाय 1230 चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ 7.337 ऐसा आया था, जो भी आ रहा है हम मैंने पूरा डिजिट ले लिया, इंटू 1200 करते हैं तो हमें एक एग्जैक्ट आंसर मिल सकता है 8804.8, मतलब 8805 भी लिख सकते हैं अगर चाहे तो इसको, ठीक है। तो 880 या फिर 7.33 करके भी देख लो कितना आ रहा है, अगर सिर्फ 7.33 करोगे तो थोड़ा सा शायद अलग आ जाए आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं 9600 माइनस 8805, तो ये आ गया हम लोग का 795 आ रहा है, ठीक है। 795 प्रॉफिट आ रहा है। देखो 7.33 करने से भी होगा, मैंने क्या किया 1230 जो बैच था टोटल नंबर ऑफ बैच, और यहाँ पर मतलब यूनिट इन बैच, और 9025 यहाँ पर अगर डिवाइड करते हैं ना 9025 डिवाइडेड बाय यहाँ पर अगर हम लोग करते हैं 1230, तो अप्रोक्सीमेशन में आंसर आ रहा है। मैंने कैलकुलेटर में ये पूरा डिजिट ले लिया 9025 डिवाइडेड बाय 1230, जितना आया पॉइंट में 7.33 पूरा डिजिट को कैलकुलेटर में रखो, इंटू 1200 कर दो तो मिलेगा 8804.8, तो मैंने उसको 5 कर दिया 795 आए। अगर तुम लोग 7.33 करोगे तो थोड़ा सा आंसर डिफर हो जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो, ठीक है। ये वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया जो भी पूछा था। बस हम ओवरहेड का वर्किंग नोट यहाँ पर पूरा नहीं कर रहे, जस्ट दिखा देते कैसे करके कैलकुलेट किया ताकि तुम लोग को आगे प्रॉब्लम ना हो जब भी चेक करोगे। तो ओवरहेड डिवाइडेड बाय ऐसे करके किया है, टोटल ओवरहेड जो भी है डिवाइडेड बाय बेसिस होता है, बेसिस हम लोग को बोला था लेबर आवर लेने के लिए, तो डायरेक्ट लेबर आवर, ये करने से हमें मिलेगा रेट, ओवरहेड रिकवरी रेट जिसे बोलते हैं, ठीक है, रिकवरी रेट मिलेगा। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये रेट लेना पड़ेगा और यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्ट लेबर आवर इन ए बैच, कोई भी एक बैच में कितना डायरेक्ट लेबर आवर है इनटू ओवरहेड रिकवरी रेट, इनटू ओवरहेड रिकवरी रेट, ऐसे करके कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये वर्किंग नोट मैंने लिख दिया कि किस तरह से कैलकुलेट हुआ है। तो ये हम लोग का बैच कॉस्टिंग का 4th नंबर क्वेश्चन था, हो गया ये वाला कंप्लीट। क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है क्योंकि इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ईबीक्यू करेंगे, मतलब जैसे मटेरियल कॉस्टिंग में ईओक्यू होता है, यहाँ पर ईबीक्यू होता है, तो उसके रिगार्डिंग बाकी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।